अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और ये हमारा आपके साथ इस साल का आखिरी शो है। साल तो काफ़ी खट्टा मीठा और काफ़ी अफसरदा से गुजरा। मीठा कहीं कहीं उन लोगों के लिए जो सैनिटाइजर बनाए, उन लोगों ने जिन्होंने मास्क बनाया और उन लोगों ने जिन्होंने कोरोना का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाए, उनके लिए मीठा साल था। बाकी हम तमाम तर लोगों के लिए हमने देखा कि काफ़ी हमने शफात इकोनॉमिकली भी काफ़ी सफ़र किया है। बहुत सफ़र किया जी। कुछ लोग जो कि कुछ ऐसे कारोबारों से मुंसलिक से जो जैसे ग्रोसरीज हो गई वगैरह वगैरह, उन बेचारों का ये साल अच्छा गुजरा। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने ब्लैक में बहुत सारी चीज़ें बेची, उन बेचारों का भी बड़ा अच्छा साल गुजरा। तो बेचारे क्यों कह रहे हैं शफात? पर ठीक है ना, उन्होंने मजबूरी का फ़ायदा उठाया लोगों की। लेकिन जनाब आज 2020 वो साल जिसके बारे में कहा जाता था कि जी ये साल जो है ये पाकिस्तान के हवाले से जब शुरू होने वाला था, पाकिस्तान का टूरिज़्म का साल होगा, ये वैसा होगा वैसा होगा। शुक्र खुदा का जी आज ये साल अपना इख्तिताम पजीर हो रहा है और अब उम्मीदें हैं 2021 से। ये साल बहुत टफ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों ने अपने अजीज़ व अकारब को खो दिया। बिल्कुल। और अब उम्मीदें एग्जैक्टली शफात, हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस 2020 में कोरोना की वजह से बहुत सारे अजीज़ व अकारब को खोया। लेकिन शफात एक चीज़ है कि इस साल ने ये बता दिया है कि कुछ भी हो जाए हालात, हमें सर्वाइवल की तरफ जाना है। हमने शायद सर्वाइवल सीखा है इस पूरे साल से, हमने सब्र सीखा है कि क्या क्या चीज़ें, इंसान क्या कुछ अपने लिए प्लान कर रहा होता है और एकदम से क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। जी जनाब, और साथ में मेरे ख्याल में इस साल से अगर किसी ने कुछ सीखना है तो वो है आजिज़ी, कि खुदाए बुजुर्गो बरतर की ज़ात से बुलंद ज़ात कोई नहीं है और इंसान आजिज़ है। एक जरसूमा बहुत काफ़ी है। इंसान एक खट्टे खट्टे इंसान को जो फिट हो, जो जिम जाता हो, ये करता हो वो करता हो, एक जरसूमा पूरे जिंदगी का निज़ाम बर्बाद कर सकता है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ दाखिल होते हैं जनाब 2021 में। आज 31 दिसंबर है जनाब, 2020 का आखिरी प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह पहले ज़रा नज़र डालेंगे इस साल के राउंड अप पे और उसके बाद उम्मीद लेके बढ़ेंगे 2021 की तरफ। टॉप स्टोरीज। सो टॉप स्टोरीज आपने जानी और आज साल के इस आखिरी शो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस जाते हुए साल 2020 की, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत तो शुरू में काफ़ी ज़्यादा वाबस्ता थी कि साल ये हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन फिर वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे शफात भी टॉप स्टोरी से कह रहे थे, एक छोटा सा जसूमा जो है वो एक अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान की जो निज़ाम मुदाफ़त है उसको बिल्कुल हिला के रख देता है। और साथ में बड़ी बड़े शफात लोग प्लानिंग करते, लोगों को लग रहा था जी जो खाने से मुतालिक जो रिलेटेड जो बिज़नेस है वो तो कमाल ही चल रहा है, फलाना रिलेटेड बिज़नेस जो है वो तो कमाल ही चल रहा है। लेकिन हुआ ये कि एक ऐसी चीज़ आ गई जिसने पूरी दुनिया को ऊपर नीचे करके रख दिया। हमने देखा रेस्टोरेंट से सफ़र किया, हर शोबे में जितने भी लोग थे तमाम तो लोग जो मुतासर हुए इस एक कोरोना की वजह से और एक इस साल में। मदीहा, ये बात कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इस साल को कंपेयर किया गया वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही से। कई जगहों पे, कई ममालिक में जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको इतना नुकसान पहुंचा कि उन्होंने ख़ुद को वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि जब जो 1946 में जिस जंग का इख्तिताम हुआ, दूसरी जंग अज़ीम, उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया गया। जैसे मदिया ने बताया जी कि फूड बिजनेसेस और प्राइवेट स्कूल्स जिनको कहा जाता था कि जी ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है, इसमें आपने खटिया ही खटिया है, यानी आपके पास मुनाफा ही मुनाफा है, आपकी कोई वो बिजनेसेस सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे अच्छे खासे, कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनके बड़े अच्छे खासे चलते हुए कारोबार रैप अप हो गए और वो खुद सर्वाइवल मोड पे आ गए। बिल्कुल शफात, लेकिन आपने क्योंकि सर्वाइवल मोड की बात की ना, तो इस साल ने हमें ये ज़रूर सिखाया है कि आपने सर्वाइव कैसे करना है। इस साल ने हमें सिखाया है कि सब्र कैसे करना है। और इस साल ने हमें ये भी पता चला कि अगर हमारे अपने प्लान्स जो है वो चौपट हो जाएं तो कोई बात नहीं, हिम्मत और उम्मीद जो है ना एटलीस्ट उसका दामन तो आपने नहीं छोड़ना। जैसे हमने देखा शफात कि कितना हमने अपने आसपास के लोगों को देखा जो कि खुद कोरोना का शिकार हुए, उनके पेरेंट्स कोरोना का शिकार हुए, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, वो अपने क्वारंटीन से बाहर नहीं निकल सके, अपने पेरेंट्स को खुद आखिरी अलविदा भी नहीं कह सके और उन्होंने भी सर्वाइव किया, उन्होंने भी हिम्मत और हौसला शफात नहीं छोड़ा। तो ये जो सब्र है ना, ये समझ इसने भी सिखा दिया 2020। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े ऐसे अफराद जिनको हम किसी एक मकतबा फ़िक्र का, किसी एक सब्जेक्ट का गुरु मानते थे, वो इस साल कोरोना के हाथों हमसे जुदा हुए। बहुत सारे एक्टर्स हमसे जुदा हुए, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो इतनी जल्दी हमसे बिछड़ जाएंगे, वो बिछड़े। लेकिन साथ ही
2021 آ رہا ہے, امید پیدا ہو رہی ہے, ویکسین آ گئی ہے, اللہ کرے یہ ویکسین جو ہے کارگر رہے اور عالمی حالات بھی ذرا قابو میں رہیں, کیونکہ گلوبلی پالیٹکس چینج ہوئی ہے, بالکل گلوبلی ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں بالکل اور بڑے بڑے ملکوں کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے. بالکل شفاعت جی, آپ نے بڑی زبردست بات کی. خیر کیونکہ آج ہمارا جو شو ہے ہم اس میں یہی کریں گے کہ ہم آپ کو امید مزید دلائیں, اور ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سال تو چلے جو ہو گیا سو ہو گیا, آنے والے سال میں ہمیں کن کن چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا ہے, کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. تو اس حوالے سے بات ہمارے کرنے کی میرے ایک نیبر ہوتے تھے, تو میں نے ان کو ایک وہ میسج بھیجا گڈ مارننگ کا, تو انہوں نے اس کے جواب میں آج صبح مجھے میسج کیا, کہتے ہیں تاریخ کا سب سے کھڑپینچ سال اپنے اختتام کو پہنچا. تو یہ واقعی جی تاریخ کا سب سے کھڑپینچ سال ثابت ہو. شفاعت جو محبوب بھائی نے اس سے بات کی تھی نا کہ 2021 ایسا آئے گا کہ ہم کہیں گے کہ 2020 واز بیٹر. خیر اللہ نہ کرے ایسا کوئی ٹائم آئے, لیکن ہمارے سے جناب موٹیویشن اسپیکر عمیر جلیانوالہ بھی موجود ہے, اور کیونکہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ آنے والے سال میں ہمیں کیا چیز سوچنی چاہیے, اور اس والے سال سے گو کہ جو زیادہ پازیٹیو تو نہیں تھا لیکن پازیٹیو چیز ہمیں کیا لینی چاہیے. السلام علیکم عمیر اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. بہت آپ کا شکریہ, میں بہت فین ہوں آپ کا شفاعت, یو ڈو ونڈرفل جاب مدیہ, آپ کا بہت شکریہ. بہت آپ نے خطرناک سال کی بریفنگ دی ہے, یہ کہانی اگر میں مان لوں تو میں بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں گا. ہم تو کہہ رہے ہیں تاریخ کا سب سے کھڑپینچ سال تھا اور آج اس کی آخری تاریخ ہے. کھڑپینچ تو مجھے بلکہ فنی اور کیوٹ بھی لگ رہا ہے, لیکن somehow we cannot describe it in words. Yes, but it will be sad اگر ہم اس سے ایسے ہی گزر جائیں اور ہم کہیں کہ کل سے سب پازیٹیو ہو جائے گا. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہماری جنریشن کو ورلڈ وار جیسا ٹائم دیکھنے کو ملا ہے. یہ پریشر ڈائمنڈ بنا سکتا ہے آپ کو. یہ جو کاروبار نے دیکھا ہے, جو لوگوں نے دیکھا ہے, جو ملکوں نے دیکھا ہے, اگر ہم پاز کر کے اس پہ سوچیں تو ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں, یہ انسانی غرور ہے جو کہتا ہے کہ میں نے 2020 میں یہ کرنا تھا. واہ, میں نے تمام کمپنیوں کی بڑی بڑی پریزنٹیشنز دیکھی, ان کے بڑے بڑے ٹارگٹس تھے پاکستان میں اور زیادہ تر اس پہ فیل ہوئے. And it reminds me of something which is very powerful, کہ قافلہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات لے کے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ پروفٹ ہے یا نہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں کل جواب دے دوں گا. اینڈ ہز وے واز کہ رات میں وہی آئے گی اور اس سے وہ جواب دے دیتے. 2 ہفتے گزر گئے اینڈ دیر واز نو آنسر. جو قافلہ آیا تھا اب اس نے بات چیت شروع کر دی کہ نبی نہیں ہے, جواب نہیں ہے, ہم نے پہلے کہا تھا. 14ویں دن جب وہی آئی کچھ روایت کے مطابق بعد میں, تو اس میں صرف پوائنٹ یہ تھا کہ دا پروفٹ ڈنٹ سے انشاءاللہ, میں کل جواب دے دوں گا, انشاءاللہ نہیں کہا. اور میں یہ بات آج آپ کے شو کے تھرو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے پلانز ہیں آپ کے اور جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ یور ول. ہم ایک بہت بڑے گیم کا حصہ ہیں. آپ سے پہلے بھی بہت جنریشنز آئیں اور آپ کے بعد بھی بہت آئیں گی. یہ انسانی غرور ہے جو اپنی زندگی, اپنے لمحے, اپنے فیصلے کو حق مان لیتا ہے اور اس کو اٹل مان لیتا ہے. سیکھنا کیا ہے, کیونکہ میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا نا بڑے لوگوں کا غرور ٹوٹا ہے. غرور ٹوٹنا تو چلے وہ تو ہر غرور کا انجام ہے, لیکن جو عاجزی سیکھنا ہے یعنی اس کا ایک بائی پروڈکٹ بھی ہے نا کہ غرور جب ٹوٹے تو انسان عاجزی سیکھے. وہ سیکھ کے 2021 میں داخل ہونا, کیا کہیں گے؟ 2021 میں داخل ہونے سے پہلے میری ٹپ یہ ہوگی کہ ہم سب یہ مان لیں کہ عمیر ایک نہیں ہے, عمیر 2 ہیں. شفاعت ایک نہیں ہے, شفاعت 2 ہیں. ایک بہت اچھے ہیں جو ابھی نظر آ رہے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خطرے میں ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو غصے میں ہوتے ہیں. یہ قدرت نے ہمارے دماغ کے اندر یہ سسٹم بنایا ہے. یہ جو چوکیدار ہے نا شفاعت, یہ اس وقت جاگا ہوا ہے کیونکہ اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے نا. یہ اس شیر کی طرح ہے جو غار سے نکلنے والے انسان کو خوف میں ڈالتا تھا, دل دھڑکاتا تھا کہ وہ بھاگے یا لڑے. ہم کرونا میں نوکری جب جاتی ہے, جب پیسے نہیں آتے, جب تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں, کمفرٹ ہل جاتا ہے, تو شفاعت یہ والا نہیں ہوتا, یہ والا ہوتا ہے, اور یہ والا خطرناک ہے. اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم اس موڈ میں نہ رہیں اور اس موڈ میں رہیں, اور اس کے درمیان جو فرق ہے میں ایسے ہی سکھاتا ہوں. ذرا کندھے سیدھے کریں اور ایک گہری سانس لیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ والا ذرا دھیما ہو جاتا ہے. اس کو اگر آپ مصلی پہ لے جائیں, اس کو اگر آپ میڈیٹیشن پہ لے جائیں, اس کو اگر آپ یوگا پہ لے جائیں, میرا جسم پہلا, میں نے اس کو ماسٹر کرنا ہے, اس سے میرے جذبات جڑے ہوئے ہیں. میں مشکل سے مشکل خبر دیکھ کے میں اس کو نہیں تبدیل کر سکتا, میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں. اپنی ایگزیکٹلی اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی بات ہے. اچھا, اس پورے سال میں ایٹ لیسٹ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے لوگوں کو چیزوں کو ویلیو کرنا آ گیا ہے, زندگی کی قدر آ گئی ہے, فیملی سسٹم کی قدر آ گئی ہے, اور احساس ہوا ہے کہ جو ہم جس طریقے سے آ کے کسی کو گلے لگانا بھی کتنی بڑی بلیسنگ تھی, جو کہ شاید ہم نے اب اتنے کھل کے گلے نہیں مل سکتے. شاید اس وجہ سے بھی ٹینشن زیادہ ہے.
मे बी बिकॉज दैट्स नॉट हैपनिंग. टच से बहुत इमोशन जुड़ा हुआ है हमारा, बचपन से जुड़ा हुआ है. जब माँ होल्ड करती है इसीलिए हमारे लिए हक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन ये इंसान की फितरत है कि जब उसके पास होता है तब वो नहीं रियलाइज करता. मैं 13 साल कराची में रहा, पिछले 3 साल से इस्लामाबाद में हूँ. जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये शहर समझ आया. अब जब मैं वहाँ पे था तो मैं शिकायतें करता, जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मुझे वो शहर समझ आ रहा है. Exactly. ये इंसानी फितरत है. अच्छा उमैर, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें एक देखिए चीज ना, मैं मैं एक सिर्फ चीज ये कहना चाहूँगा शफात कि ये मेरे ऊपर है कि अगर मैं दिन में पॉज करके सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स गिन लूँ कि मेरे पास क्या है तो मैं एलिवेट हो जाता हूँ. क्योंकि बहुत कुछ होता है जो उस वक्त इसको नजर नहीं आता क्योंकि ये सिर्फ खतरा ढूंढता है. सो प्लीज गो ऑन. बहुत सारे लोग हमारे ऐसे जानने वाले हैं, उनसे हम जब बात करते हैं तो हम खुद, आप जैसे इंस्पिरेशनल लोग जो जिनको का ना पॉजिटिव एनर्जी देख के आपको खुद भी कुछ थोड़ी सी मिल जाती है. 2019 में उनकी सोच ये होती थी, यार मैं इस कंपनी में इतने दिन ठहरूंगा, मेरा ये हो गया तो ठीक है, वरना मैंने ये, फिर उसके बाद अगर मैं ठीक है वरना मैं प्राइवेट, मैं उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप, और उसके बाद मैंने कंपनी में 4 पार्टनर, और ऐसे करके मैंने आगे बढ़ना. वो सारा एम्बिशन, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी धड़ाम से नीचे गिर गई है. अब वो लोग ऐसे अपने खौल में बंद होकर, जैसे वो कछुआ अपना सर अंदर उंडेलता है ना, बिल्कुल वैसे बंद होकर बैठे हैं. कोई एम्बिशन नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है. ये मुस्बत रुझान है, सर्वाइवल मोड मुस्बत रुझान है 2021 के लिए, या उनको वापस अपने पर खोलने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं शफात, आपने जो बात की है ना वो इस मोड की बात है. ये ऐसी ही बात करता है. मैंने इसकी बात सुननी है, अच्छा जॉब चली जाएगी, अच्छा ये होगा, मैं नहीं सुनूंगा ना तो ये बीच में निकलता है, मेरी नींद खराब करता है, मेरे काम खराब करता है, मुझे लड़वाता है. सेल्फ टॉक. जब मैं ये करता हूँ तो ये ज़रा सुकून में आता है. नंबर 2, मैं इसको वर्जिश कराता हूँ तो ये सुकून में आता है. लेकिन अब मैं नए साल में इस अपनी ज़िंदगी को और इस चैलेंज को कैसे देखूँ? शफात, आप जो बात करें ना, सर्वाइवल का बंदा या लड़ता है या भागता है, ग्रोथ का बंदा मिला के चला सकता है. तो अगर मैं इस मोड में रहूंगा ना तो मैं शायद अपने आप को तो बचा लूं लेकिन मैं दोस्त हार जाऊंगा. मेरे कारोबार में 100 लोग होंगे, मैं उन्हें फारिग कर दूंगा, मैं तो बच गया. लेकिन अगर मैं पॉज लगा के मैं कहूं कि जिस खुदा ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और हमें यहाँ तक पहुंचाया, उसने हमें सलाहियत भी दी थी, ये उसका वादा है. उसने कुरान में लिखा है कि ईमान वालों को खौफ और रंज नहीं है. वाह, इन दोनों में से कौन हुआ ईमान वाला? एग्जैक्टली. मैं यहाँ पे होते हुए अपना ईमान लूज कर सकता हूँ इस मोड में. तो मुझे इस मोड में रहना है. शफात, जब मैं इस मोड में होता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, मेरा काम ऐसे चलता था, अब ये नहीं चलता, अब कैसे चल सकता है? वाह. ये ऐसे बात करता है. ये पता है क्या कहेगा? ये कहेगा ये नहीं चलता, अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा, अब तेरा काम खत्म जो है. मुसलसल दिमाग खा रहा है ना उसको जरा आप कर दे खामोश. you got it, Madhiya, you're very smart. जो कि आपको पॉजिटिव रख रहा है, कोशिश करें कि आप उसी पे एम्फसाइज करें. बट यस, सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको खुद को बात करनी है और जगह जगह आपने खुद को यकीन भी दिलाना है, हौसला भी दिलाना है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद भी कहता है कि मुझसे अच्छे की उम्मीद रखो, मैं अच्छा करने वाला हूँ. बहुत शुक्रिया जी, उमैर हमारे साथ मौजूद थे और इसी उम्मीद को लेकर हमें आगे बढ़ना है. शफात, हमने लोगों से कुछ सवाल भी किए कि भी बताएं आपकी क्या उम्मीद है 2021 से. तो बड़े सारे लोगों ने बड़ा पुरउम्मीद होकर कहा जी कि हमें पूरी उम्मीद है कि 2021 बड़ा अच्छा होगा. मैं मदिया यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. 2020 से पहले बहुत सारे लोग ना मशवरा देते थे कि यार जिंदगी में सब कुछ कर ले, मोटिवेशनल स्पीकर को ना सुने. और 2020 के आखिर में लोग कहते हैं यार अगर आप कुछ नहीं कर सकते आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने प्लीज, ताकि अपना आपके अंदर डिप्रेशन कम positive energy आए. करें. एग्जैक्टली शफात, ये बड़ा आपने बात बड़ी सही की. और अब खैर मैंने भी अपना ना 2021 का बनाया हुआ है कि मैंने अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखना ताकि मैं पॉजिटिव रहूं, ताकि जो मेरा ये वाला भाई ने मैं इसको चुप करा सकूं. लोगों से हमने बात की, लोगों ने किन तवक्कुआत का इजहार किया 2021 के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं. 2021 में हमारे साथ एक खुशहाली वाला साल होगा. रात के बाद सुबह आती है, तो इसी तरह हम अल्लाह पाक से भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं कि 2021 हमारे लिए खुशियों का बाइस बने. पुराने साल को देखें और नए साल को कंपेयर करें. यकीनन हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा 221 220 की तरह रहे. नया साल इंशाल्लाह नई उम्मीदें लेकर आएगा. अल्लाह ताला बहुत बेहतर करे, हमें माफ़ी अता फरमाए. इस फेज से अभी हम गुजर रहे हैं. आई होप कि इससे हम निकल सकें. हमारे मुल्क को कोरोना से निजात हासिल हो. अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को और हमें नेक और साले रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए. नेक और साले रास्ते पे चलने की अल्लाह हमें भी और हमारे कुरानों को भी तौफीक अता फरमाए. आमीन. आमीन इलाही आमीन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चले जी शफात, हमने देखा कि इस साल बड़े बड़े गौहरे नायाब जो थे वो हमसे छूट गए. वो कहते ना कि जो ख्याल थे न क़यास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए.
जो मोहब्बतों के असास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए, जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल वही लोग मेरे हैं हमसफ़र, मुझे हर तरह से जो राज थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। 2020 का जी सूरज, आखिरी सूरज तलू हो गया है और आज ये सूरज गुरूब भी हो जाएगा, लेकिन जाते जाते बड़े ऐसे कीमती, बड़े ऐसे जौहर नायाब, जैसे मदिया ने एक बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा, बड़े ऐसे लोग जिनके बारे में तवक्को नहीं थी, जिनको हम सोच नहीं सकते थे कि ये लोग भी कभी जुदा हो सकते हैं हमसे, वो हमसे जुदा हुए। जैसे पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का एक कलाम है जो उन्होंने अपने वालिद की वफ़ात क़िबला लाला जी सरकार के वफ़ात पे लिखा था कि सुने कौन किस्सा ए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था वो वफ़ा शुआर चला गया, वही बज़्म है वही धूम है, वही आशिकों का हजूम है कमी तो बस मेरे चांद की जो तहे मज़ार चला गया। उम्मीद करते हैं जी कि इंशाल्लाह जब 2021 का अख्ताम हो रहा होगा तो हम बड़े खुश व खुरम होंगे और बड़ी खुशियों के साथ उस साल को रुखसत करेंगे। एक छोटा सा बिल्कुल से बात, क्योंकि ये वो टाइम है कि हमारा दिल तो कर रहा है कि हम अच्छी अच्छी बातें करें, नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन हम क्या करें कि 2020 में शफात देखी हमने, कराची में जो बारिशें देखी, उसके बाद जो हमने देखा कि 27 रमज़ान को जो प्लेन क्रैश हुआ है, उससे तो शफात समा अल्लाह पाक ने हमारे ईमान इतना मजबूत और पुख्ता कर दिया कि बताया कि जिन दो को बचाना था उनको बचा लिया, क्योंकि वंस इन अ बिलियन कोई ऐसा हादसा होता है कि पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया और 2 लोग जो इसमें हैं वो ज़िंदा बच जाएं, जो कि हमने देखा है अल्लाह पाक का मौज़ा है। आप तमाम तो लोग जानते हैं, तो अल्लाह पाक जो उनके मुतासरीन हैं उनको भी सब्र दे, और वो तमाम तो लोग जिन्होंने अपने प्यारों को इस साल में खोया है, अल्लाह पाक उनको सब्र दे और इसका बेहतरीन नजर दे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। और जो साल 2020 है, हमने शो के शुरू में बताया जी, बड़े जो स्मॉल बिजनेसेस थे उनके लिए बड़ा मुश्किल साबित हुआ, और यही छोटे बिजनेसेस होते हैं जो कि इकट्ठे होते हैं तो फिर मुल्क की इकॉनमी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, और माशी सूरत हाल का जो सूरत हाल हमने इस साल देखी है उसका पहले कभी सामना नहीं हुआ था। बिल्कुल शफात, जनवरी 2020 में हमने देखा कि जो डॉलर की कीमत है वो 154 रुपये थी, और दिसंबर के अख्ताम पर इसकी कीमत तकरीबन 161 रुपये ये हुई है, लेकिन दरमियान में देखा कि ये अपनी जंप बरकरार रखता था 170 तक। तो शफात ये हम जो डॉलर भी है ये बिल्कुल पहुंचा है, और इसके बाद फिर हुकूमत के मुताबिक जनाब रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉलर्स आने का सिलसिला क्योंकि अभी तेजी से जारी है, और तवील मुद्दती सेविंग सर्टिफिकेट्स में डॉलर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं जिस पर मुनाफे की शरह 7% है। जी जनाब, मरकजी बैंक के मुताबिक हर रोज़ तकरीबन 20 लाख डॉलर जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उसकी सरमाकारी हो रही है, और इस साल महंगाई की शरह 9.4% रही है, जिससे जाहिर है बहुत बड़ी शरह है ये, और आम शहरी के मसाइल में डेफिनेटली इजाफा हो। और दूसरी जानिब बरामदात जो हैं जी वो बड़ी हैं, और नवंबर में 7.2% जो है वो इजाफा हुआ है बरामदात में। करंट अकाउंट खसारा जो कि जिसके बारे में बड़ी बात की जाती थी, और जब 2018 में ये हुकूमत आई थी तो सबसे बड़ा मसला जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का था, जो कि अब फाइनली सरप्लस में तब्दील हो गया है, और इस माली साल के अख्ताम जो कि जून में अख्ताम होगा तो तकरीबन इंशाल्लाह 11.89 अरब डॉलर के कर्ज जो है वो वापस किए जा चुके होंगे। आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत है, उनको शामिल गुफ्तगू करने से थोड़ी बता सकेंगे, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सप्लेन करेंगे। आबिद साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आबिद साहब क्या कमेंट करेंगे ओवरऑल 2020 पाकिस्तानी मईशत के लिए कैसा रहा? देखिए 2020 जो था ये जैसा कि आप डिस्कस कर रहे हैं सुबह से कि एक अनयूजुअल साल है। इसमें जहाँ पे हमें सरप्लस मिला है वो बोनस समझना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे कोई डेफिसिट है उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साल नहीं था जिसमें कि हिसाब किताब किया जाता। ये एक ऐसा साल था जिसमें इंसानी जिंदगियां बचाना जरूरी था। ये एक ऐसा साल था जिसमें बिजनेसेस जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, लेबर को, फार्मर्स को, वो बहुत जरूरी था। और ये एक ऐसा साल था जिसपे कि इकोनॉमी का पहिया जो है उसको चलाते रखना था, लाइव्स और लाइवलीहुड को बैलेंस रखते हुए। तो शुरू में आपको याद होगा मार्च में जब इसको ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया तो 3 तरह की वार्निंग पूरी दुनिया को दी गई थी कि ये एक हेल्थ पेंडेमिक है, फिर उन्होंने कहा कि एक आलमी कसाद बाजारी या ग्लोबल रिसेशन इसमें आएगी, और तीसरा उन्होंने कहा कि जी फूड क्राइसिस शुरू होगा, लोगों में खुराक की वजह से लूटमार शुरू हो जाएगी, खुराक की किल्लत हो जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जब हम पिछले साल को मुड़ के देखते हैं तो अपने महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान इन तीनों फ्रंट्स पे काफ़ी सक्सेसफुल रही है। एक
हेल्थ पेंडेमिक को अवॉइड करने में। देखिए मार्च में जब ये ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था, कितने वेंटिलेटर्स थे हमारे पास, बिल्कुल। कितने ऑक्सीजनेटेड बेड थे, या कितने सैनिटाइजर या मास्क या ग्लव थे। ये सारी चीजें जो थी, इनका नाम भी सुनने को नहीं मिल रहा था मार्केट में, और आज आपके पास हर चीज की अबंडेंट जो है वो बिल्कुल मौजूद है। सुलैरी साहब, हमने इस तमाम तरह सिचुएशन में स्पेसिफिकली अल्लाह पाक का खास करम भी रहा है पाकिस्तान पे, हमने बड़े अच्छे तरीके से फाइट किया। लेकिन अभी जो आपने खुराक की किल्लत के हवाले से जो बात की है, तो वो एक तरीके से यूं भी सामने आ जाती है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले वो लोग जो कि आराम से फल भी खरीद सकते थे, अब उनके लिए फल एक लग्जरी होगी। वो बेचारे फलों तो खाते नहीं, क्योंकि वो सब्जियां समहाउ नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ज़रा लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस साल हमने जितनी महंगाई देखी है, क्या 2021 में भी हम इतनी ही महंगाई देखेंगे, या फिर मामला थोड़ा सा थम जाएगा? देखिए दो चीजों पे तो आपको बेहतरी नजर आएगी 2021 में। और इस साल जो खुराक की कीमतों में महंगाई हुई, उसकी दो वजूहत थी। वो कोविड की वजह से नहीं हुई, जो कि पूरी दुनिया में जो कि वार्निंग दी जा रही थी। पेरिशेबल कमोडिटीज पहले हमारी होता था, वाघा बॉर्डर पे ट्रेड खुली थी, जो ही हमारे यहाँ शॉर्टेज होती थी टमाटर की, हरी मिर्चों की, प्याज की, अदरक की, वो फौरी तौर पे इंडिया से आ जाता था, और वाइस वर्सा हमारी चीजें जो हैं वो इंडिया चली जाती थी। चूंकि हमारी अब वाघा बॉर्डर पे ट्रेड क्लोज है, तो आपके पास अब और ऑल्टरनेटिव नहीं है फौरी तौर पे उसकी सप्लाईज को अरेंज करने का पेरिशेबल कमोडिटीज का। गंदम जो है और चीनी वो मिसमैनेज हुई है, और इंशाल्लाह 2021 जो है, लर्निंग फ्रॉम द लेसन्स फ्रॉम 2020, वजीर आजम ने इसका नोटिस भी लिया, और वजीर आजम जो इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स थी वो भी आपके सामने आ चुकी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2020 में दोबारा से कुछ इस किस्म का मिसमैनेजमेंट जो है या मिस गवर्नेंस जो है ये हो, स्पेशली गंदम पे, जो कि अभी अप्रैल मई में जिसकी क्रॉप हमारे पास आ रही होगी। आबिद साहब, तो अगर ये दो तो चीज़ों की चलें, अच्छी commodity- बात है कि आप उम्मीद दिला रहे हैं कि 2021 में ये मसाइल नहीं होंगे गंदम और चीनी के हवाले से। लेकिन उन इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं जिनके ऊपर हुकूमत ने फोकस किया और उन में बेहतरी देखने में आई है। प्रॉपर्टी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़ी बेहतरी देखने में आई है, और टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट में काफ़ी वॉल्यूम का अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। उस हवाले से बताइएगा, ये जो इम्पैक्ट आया है, प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन हुई है, टेक्सटाइल में अप्रिसिएशन हुई है, ये कोई मतलब टेम्परेरी है या परमानेंट है? क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए हमें इस पेंडेमिक ईयर में जो पिछला था और अगला साल अभी भी पेंडेमिक का खात्मा फौरी तौर पर मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, तो उसमें जो चीज़ अप्रिशिएट की जानी चाहिए वो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, कि हमने अपनी इकोनॉमी का पहिया जो है उसको मुकम्मल तौर पे मुंजमद नहीं किया था, वो चल रहा था हल्का फुल्का। और यही वजह है कि जब बाकी हमारी पीयर इकोनॉमीज जो थी वो पूरी तरह हार्ड पे आ गई, तो आपके जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे टेक्सटाइल के उन मुल्कों के, वो काफ़ी सारे डाइवर्ट होकर पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ये एक मौका मिला, स्पेशली हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, कि वो रिवाइव करे। और आपने ये खबरें सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी कि फैसलाबाद में 20-20 साल से जो बंद पावर लूम्स थी वो भी चलना शुरू हो गई, क्योंकि इस वक्त एक्सपोर्टर्स के पास अगले समर तक एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं जिनको उनको पूरा करना है। तो एक्सपोर्ट को और फिर उसको रैशनलाइज इस तरीके से भी किया गया। स्टेट बैंक की जो स्कीम थी, टेम्पररी रीफाइनेंस रिलीफ स्कीम थी, बिजली के जो नरख थे उनको जो रैशनलाइज किया गया, पीक आवर्स, ऑफ पीक आवर्स, इंडस्ट्री को जो सप्लाई दी गई एक यकसा टैरिफ पे, इन चीज़ों ने काफ़ी सारा बूस्ट किया है हमारी इंडस्ट्री को। जो हमारी रियल एस्टेट सेक्टर है उसको भी आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। इसमें कोशिश की जा रही है मॉर्गेजेस जो हैं उनको प्रमोट करने की, लोगों के पास अपने घर हों, लोग अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो कि पेंडेमिक के बावजूद, जबकि बाकी पूरी दुनिया में हमने देखा, और हमारे अपने हमसाया ममालिक में हमने देखा कि कितनी तेजी के साथ गिरावट आई। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है इट पेड ऑफ रियली वेल, और उसकी वजह से खुदा न खास्ता जो हमारे हालात बदतर हो सकते थे इस पेंडेमिक में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, वैसे हालात नहीं हुए जैसे कि हमारे आसपास के पड़ोस के ममालिक में हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हालात इन दो सेक्टर्स में कम से कम बड़े बेहतर रहे, और उम्मीद करते हैं कि ये 2021 में भी यही टेम्परामेंट मेंटेन रहेगा, और समहाउ ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आम आवाम तक भी इसका जरूर है। बहुत शुक्रिया जी, आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ थे। और अब जरा हम पॉलिटिकल बातों का भी तड़का लगाएं। ऑफ कोर्स इतनी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ऐसी कोई भी जो पॉलिटिकल गॉसिप है समहाउ वो मिस कर दें। आपको पता है गुज़िश्ता रात पीडीएम के मुस्तकबिल पर मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज साहिबा में एक अहम मुलाकात हुई थी, लेकिन दोनों रहनुमाओं का इस मुलाकात में कहना था कि वो पहले बिलावल भुट्टो को सुनेंगे, पीडीएम में उनको पहले सुना जाएगा, फिर किसी भी
सही किस्म का इस्तीफों के हवाले से जो है वो रद्दमल देने के काबिल होंगे। मौलाना फजल रहमान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगली गिरफ्तारी अगर आपकी हुई तो पीडीएम क्या करेगी? मौलाना ने कहा जी वो अगर नहीं होगा। भुट्टो साहब से खुद आई एम श्योर बाकी पीडीएम की जमातें भी खुद फर्स्ट को सुनना चाहेंगी, क्या बात वो पीडीएम के सामने रखते हैं। एक दफ़ा पूरा उनका मौक़िफ़ उन्हीं की ज़ुबानी पीडीएम के इजलास में जब हमारे सामने आएगा और उस पर फिर मुशावरत होगी, जो सबका डिसीजन होगा। जब उन्होंने कह दिया कि जो पीडीएम का डिसीजन होगा वो हम सबका डिसीजन होगा, तो ज़ाहिर है पीडीएम एक दूसरे की सुनेगी भी, बात को समझेगी भी, आगे लेकर चलेगी भी, और जो भी फैसला होगा वो बाहमी मुशावरत के साथ होगा। आज आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी है वो उसी का तसलसल है इंतकामी सियासत का। ऐसा नहीं है कि आराम से लोगों को पकड़ते चले जाएं और हम खामोश रहेंगे। हम इस पर बाकायदा मुजाहरे करने, एहतजाज करने और उसको एक अमली शक्ल देने के लिए तजावीज़ दे के जाएंगे पीडीएम के सरबराही इजलास में। अगली बड़ी गिरफ्तारी अगर मौलाना फजल रहमान की होगी तो ये अगर नहीं होगा इंशाल्लाह। सो बार बार इस्तीफों की बात करने वाली पीडीएम से समहाउ बात इस्तीफों की जा रही है, तो ये भी तो कोई वाज़े कोई हवाले से हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इंडिया दे दिया गया है कि सेनेट के इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। साथ में वो ये एक्सपेक्ट करें कि मुस्लिम लीग नून भी सेनेट के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। और जो इस्तीफे बार बार देने के वाले से बात करी थी, तो दो तो स्पीकर असेंबली के जो रुकन थे, कौमी असेंबली के रुकन थे, उनको बुला भी लिया गया और उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे इस्तीफे जाली है, हमने तो इस्तीफे दी नहीं है। दूसरी जानिब हमने देखा है कि जब से ख्वाजा आसिफ को नैब ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद से समहाउ नैब जो है वो ऑपोजिशन के निशाने पर आ गया है। जी जनाब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने नैब पर ऑपोजिशन की तनकीद का भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी फैटिफ की ढाल बना के नैब के ख़िलाफ़ जो है वो 30 तरामीम लाई गई और वो 34 तरामीम जो थी वो तजावीज़ दी गई जो काबिल कबूल नहीं थी। और उन्होंने शाह महमूद साहब ने कहा कि जी ऑपोजिशन चाहती है कि नैब हुकूमत के नैब जो है वो किसी के ताबे ना रहे, जबकि नैब ऑलरेडी किसी के ताबे नहीं है। क्या कहा शाह महमूद साहब ने, आपको सुनवाया था। साहब वो नैब को मुतमईन नहीं कर पाए। जो इल्जाम था मनी लॉन्ड्रिंग का, एसेट्स बियॉन्ड मींस का, उसका वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। वो मनी ट्रेल दे देते, ये गिरफ्तारी की नौबत ना आती। ख्वाजा आसिफ साहब सियासी इंतकाम के पीछे ना छुपे, वक्त आ गया है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम कभी भी सियासी इंतकाम के कायल नहीं हैं, लेकिन एहतसाब के अमल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान पीछे नहीं हट सकते। यहाँ पर हम देखें तो खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो छोड़ें, सीएसी के खिलाफ के बाद ऑपोजिशन जमातों के अंदर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी एतमाद की कमी नज़र आ रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि पीडीएम ने इस्तीफे जमा करने के अलावा फैसला नहीं किया, स्पीकर को इस्तीफे देने पर पीपल्स पार्टी पीछे हटी तो बात होगी। पीडीएम ने इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा करवाने के अलावा अभी तक कोई फैसला नहीं किया। जब पीडीएम ये फैसला करेगा कि इस्तीफे जो है वो टेंडर किए जाएं स्पीकर्स को, और उसके ऊपर जो अगर पीपल्स पार्टी पीछे हटती है फिर तो इस पे ऊपर बात हो सकती है। फिलहाल पीडीएम ने तो ये फैसला नहीं किया कि इस्तीफे जो है वो स्पीकर को पेश किए। अच्छा, ये जो राना साहब का भी बयान है ना मदिया, ये उस मुझे लग रहा है पता नहीं क्योंकि ये मरीम नवाज का जो बयान था, वो जो उन्होंने जोशीला बयान दिया था कि अगर स्पीकर कहे कि जी मैं आके इसकी तस्दीक करो तो आप जाएं और कहें कि ये लो इस्तीफा वगैरह मुंह पे मारे इस्तीफे। वो जरा बयान जरा सुनवाते हैं जी मरीम नवाज। 2 अरकान के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास, दोनों को भी ये कहती हूँ, भले गलती से चलेकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। और इन तमाम तर सूरत हाल में हम देखते हैं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये कहते हैं कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, जिसने करने हैं वो पार्लियामेंट आए और जिसने चोरी बचानी है उसके लिए बड़ा दरवाज़ा खुला है। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, इसका मतलब यह है कि वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है। ये सारे चोर ये इकट्ठे होते हैं कि इनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते। जब एक्सपोज होते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे से इंतकाम लिया जा रहा है। मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं और चोरों के लिए दरवाजे भी खुले हैं। जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो असेंबली में आके मुज़ाकरात करे, जिसने मालबानी बनाया वो दूसरे बड़े गेट। तो जनाब इसी वाले से बात करने के लिए नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइए कि इस्तीफे आए और फिर कहा गया जी ये गलती से पहुंचे, वापस दे दे,
تو ابھی یہ کیا مطلب استعفے جمع کر کے اس کے بعد سوچیں گے کہ اس بنڈل کا کیا کرنا ہے, اسپیکر کو بھجوانا ہے یا نہیں بھجوانا؟ اگر فیصلہ ہو چکا ہے کہ استعفے دینے اور استعفے لکھ بھی لیے گئے ہیں تو بھیج کے تصدیق کیوں نہیں کر دیتے؟ جو ہماری پی ڈی ایم کی مہم ہے اس میں جو مقصد ہے وہ عمران خان کو ہٹانا ہے. مقصد عمران خان کا استعفیٰ لینا ہے, ہمارے استعفے دینا نہیں ہے. ہمارے استعفے دینا جو ہے وہ ایک ٹیکٹک ہے, ایک چیز ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. دھرنے بھی ہیں, لانگ مارچ بھی ہے, نو کانفیڈنس موشنز بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی جو ہمارے آرسنل میں ہیں, جو ہم استعمال کر سکتے ہیں عمران خان کو ہٹانے میں, جو ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. اگر استعفے دینے ہوں گے تو ہم بالکل دے دیں گے. ہمارے سارے ممبران نے لیڈرشپ کو دے دیے ہیں. ہم کسی خدا نخواستہ یہ سیٹوں کے پیچھے لالچ میں نہیں ہیں. استعفے ہم دینے سے بالکل دریغ نہیں کریں گے, لیکن جیسا میں نے آپ سے گزارش کری کہ ہمارا مقصد عمران خان سے نجات دلانا ہے اس ملک کو, اور عمران خان کے استعفے. یعنی کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ خود استعفے دینا نہیں بلکہ عمران خان سے استعفے لینا ہے. اچھا جی, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر استعفے نہیں دیے تو پھر بات چیت ہوگی. تو یہ بھی ساتھ میں بتائے گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک اہم اجلاس ہوا ہے اور جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ سینٹ کے الیکشن میں بھرپور حصہ لینا ہے, سو کیا اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر کہیں نہ کہیں اعتماد کی کمی دکھائی دے رہی ہے آپس میں ایک دوسرے کی پارٹیز میں ایک دوسرے کے اوپر سے؟ پیپلز پارٹی کی سی اجلاس میں جو بیان جاری ہوا ہے میرے خیال سے وہ بڑا تسلی بخش ہے. اس سے پہلے بھی محترم زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کریں گے اس حکومت کے خلاف, انکلوڈنگ نو کانفیڈنس موشن. اور 1 تاریخ کو جو لیڈرشپ کی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں وہ پیپلز پارٹی کا پورا موقف سنیں گے. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جز ہے, حصہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ لیڈرشپ رول میں رہے گا جب تک کہ عمران خان صاحب کو ہٹا نہیں دیا جائے گا. جی ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جی استعفے مقصد جو ہے وہ عمران خان کا استعفیٰ لینا ہے. ہم نے استعفے تو ہم صرف ہمارا مطلب بس ویپن ہے, ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم حکومت پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. مدیحہ کیا کہنا چاہیں گی اس پہ آپ؟ میں اس پہ کہنا چاہوں گی کہ ایک چھوٹے سی بریک کا وقت ہو گیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور شفاعت, نیو ایئر کا میرا تو ایک ریزولوشن یہ بھی ہے جناب کہ جو ہم دن میں دانتوں کو 2 بار صاف کرتے ہیں, اب ہمیں دانتوں کو تقریباً 3 دفعہ صاف کرنا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کیا چیزیں ایسی باہر گند بلا کھا رہے ہیں جو کہ نہ صرف ہمارے دانتوں بلکہ ہمارے مسوڑوں کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچاتے ہیں. سماؤ دیکھتے ہیں نا مسوڑے سوج جاتے ہیں, پھر جس کو ڈینٹسٹ پائریا کہتی ہے, وہ پرابلم بھی ہو جاتی ہے ہمیں. اور مدیحہ پتہ ہے خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ دوستی یاری میں نے یار ایک سیب پکڑانا, اور وہ آپ وہ سیب لیتے ہیں یعنی بائٹ کرتے ہیں, اور جب آپ اس کو واپس دیکھتے ہیں اس پہ خون کا ایک دھبا موجود ہوتا ہے, اور آپ انتہائی شرمندگی سے کہتے ہیں یار سوری اب میں سیب واپس نہیں کر سکتا, یہ اب میرا ہو چکا ہے, ابھی مجھے پورا کھانا ہے. ٹھیک ہے ابھی مجھے پورا کھانا. تو یہ انڈیکیشن ہے جی کمزور مسوڑوں کی. آپ کے مسوڑے اگر کمزور ہیں اس کا مطلب ہے کہ مسوڑے جب کمزور ہوں گے تو اس کے بعد دانت جو ہے وہ ڈھیلا ہوگا, اور اس کے بعد دانت جو ہے وہ خود ہی گر بھی جائے گا, اور اس کے بعد پھر آپ پچھتاتے رہیں گے. تو مسوڑوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اور اس پہ میرے خیال میں آپ کے دانتوں کے چوکیدار ہیں, ان کا خیال رکھنا ہے. چوکیدار گیا تو دانت بھی گئے. بالکل جی بالکل. میرے خیال سے اس حوالے سے ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے. جی ڈاکٹر قادر بلوچ صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سر یہ بات میں نے جو بتائی ہے یہ سیب کھانے والی بالکل صحیح بات ہے, 100% صحیح ہے سر, میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ, آپ میری بات سے ایگری کرنے سے پہلے تو مجھے بتائیے, ایک تو ہوتی ہے مسوڑوں سے خون آنا, لیکن اس سے بھی پہلے ایک سٹیج ہوتی ہے جب ہمیں فیل ہوتا ہے یار یہاں پہ کچھ سوجن ہے مجھے, یا ادھر سوجن ہے, خاص طور پر مولرز میں اور یہ سامنے والی جگہوں پہ مسوڑوں میں سویلنگ فیل ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے سر؟ بیسکلی یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ہے پریونشن نہیں کرتے ہیں. پریونشن ہمیشہ کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے بلیڈنگ کیا بلکہ ہماری طرف کوئی بیماری ہی نہیں آئے گی, کوئی ڈیزیز نہیں آئے گی. پریونشن مسٹ ہے آن اینی کاسٹ. وہ کیا پریونشن ہے؟ پریونشن ایسے کہ آپ صبح اٹھنے اور آپ برش کر لیں, نہیں بلکہ آپ جو ہے رات کو سونے سے پہلے برش کر لیں. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بس صبح اٹھ گیا اور برش کر لیا, اٹ مین نتھنگ, یو گاٹ نتھنگ. بہتر یہی ہے کہ بیفور بیڈ یو ہیو ٹو گو فار اے کلیننگ. یعنی جب آپ رات بند کر کے سو رہے ہیں اور 8 گھنٹے وہ جو آپ نے رات کا کھایا ہے وہ آپ کے منہ میں پڑے رہنا ہے, اور اس نے دانت کو گل سڑ کے خراب کرنا ہے. یہی ہوتا ہے کہ آپ جب رات کو برش نہیں کر کے سوتے ہیں, جو کچھ آپ نے کہا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خوراک بن جاتا ہے کس کا؟ بیکٹیریا کا. اور وہ بیکٹیریا آ جاتا ہے, بیکٹیریا جو ہے جب آ جاتا ہے وہاں پہ تو وہ
उसका सत्यानाश कर अच्छा, हम छोटे होते थे ना तो वो एक फिल्म आई थी, एक फिल्म का नाम था जोश, उसमें दो गैंग्स होते हैं और उसमें जो थे ना दोनों आपस में मुंह में तीला रख के बात करते थे। मिथुन चक्रवर्ती एक हीरो होते थे इंडिया के, वो भी मुंह में है ना दांत की तीली, रजनीकांत टाइप लोग बने होते थे और उसके बाद वो ट्रेंड बन गया और आज तक कुछ लोग तो आज तक उसी जोन में है ना। वो बेचारे दांत से कुछ गोश्त निकाल रहे होंगे लेकिन वो ट्रेंड बन गया। वो ट्रेंड बन गया जी, मुंह में तीला एक है और हर खाने के बाद माचिस की तीली जा रही है, लेकिन या टूथपिक जा रहा है। मैं एक बात बता दूं, ये माचिस की तीली कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नेवर एवर, क्योंकि आप इंजर्ड कर लेते हैं वहां पे गम्स जो है उसको आप इंजरी कर लेते हैं, आपने इंजरी कर लिया तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, ब्लीडिंग हो गया और वो प्रॉब्लम है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, असल में ना हमारे यहाँ लोगों के साथ ये भी मसला है कि हम एक टूथब्रश तो खरीद के ले आते हैं लेकिन हम तब तक उस टूथब्रश की जान नहीं छोड़ेंगे जब तक वो खुद हमारे हाथ ना जोड़ ले, उसके आपस में सारे बाल मोड़ छोड़ ना जाए। कितनी देर हमें टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए ये बताएं। बता दूं, मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ आपको कि वो आया और मुझे कह रहा है कि मैं काफी दिनों से ब्रश मैंने नहीं किया। मैंने कहा रीजन, कह रहे हमारे घर में जो ब्रश था वो गुम हो गया। अच्छा, एक ही ब्रश था, एक ब्रश था और सारा खानदान इस्तेमाल कर रहा। हाँ, तो मेरे ख्याल में ब्रश ऐसे नहीं, ब्रश हर एक के लिए अलग होना चाहिए एक, और दूसरी बात यह है कि ब्रश के जैसी स्ट्रिप्स जो है बाहर निकल जाए तो पहले काट दें उसको, अगर काटने के बाद भी फिर निकल रहे थ्रो इट, यूज अनदर वन। कितने टाइम बाद ब्रश चेंज कर लेना नहीं, ब्रश के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको देख लें, उसकी स्ट्रिप्स बाहर निकल गए, इट मीन बहुत लोग कहते हैं 2 महीने बाद ब्रश नो नॉट एट ऑल, नो, अच्छे स्टैंडर्ड के ब्रश ले लें, मल्टीनेशनल के अच्छे आएंगे, आप उनको ले लें और यूज कर लें। ओके तो आप ये नहीं है कि आपके ब्रश को 2 महीने तक इसकी कोई साइंस है, मतलब क्या दांत आदी हो जाते हैं एक ब्रश के, अरे यार ये हमारा अपना भाई आया चलो इससे दांत हम साफ करवा लेते हैं, कोई और आएगा तो हम माइंड कर जाएंगे, कोई ऐसी कोई साइंस तो नहीं? नो। अच्छा जो सख्त रेशो वाले इस्तेमाल करते हैं टूथब्रश, उससे क्या करूं सर? हार्ड ब्रश एग्जैक्टली कोशिश करना चाहिए कि मीडियम और हार्ड इस्तेमाल, बिल्कुल सॉफ्ट इस्तेमाल नहीं, क्योंकि गम्स बेसिकली इतने हार्ड होते हैं वो इंजर्ड नहीं होते जब हेल्थी गम हो, ये ना हो कि सॉफ्ट जो गम्स हों या इंजर्ड हों तो वो नहीं, जब आपके इन्फ्लेम गम होंगे वो तो वैसे ही बर्दाश्त नहीं करें, आपके सॉफ्ट ब्रश को भी बर्दाश्त नहीं करें, जब हेल्थी गम होंगे तो वो आपके हार्ड ब्रश को भी, हेल्दी गम जो है वो उसके हार्ड ब्रश को भी बर्दाश्त कर लेंगे और उनको करना चाहिए। लेकिन अगर एक बंदा हार्ड ब्रश कर रहा है और उससे खून आ रहा है तो वो मीडियम पे जाए, और मीडियम से भी खून आ रहा है तो सॉफ्ट पे जाए। उसके गम्स जो है हेल्दी नहीं है। ओके आपको क्या करे उसके लिए? उसके लिए पहले तो उसकी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, मस्ट, नो एक्सक्यूज एट ऑल। सही है जी। तो मेरे ख्याल में जनाब नए साल का जो आप रेजोल्यूशन अपना बना रहे हैं ना, अपने मसूड़ों का ख्याल आपने जरूर रखना है और रात को दांत ब्रश करके सोना है, क्योंकि इससे आपके दांत जरा आपका लिहाज करेंगे। शायद अंदाजा करें आप टूथब्रश करो हो टाइम, जल्दी छोटी सी ब्रेक लेके हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा साल 2020 का आखिरी प्रोग्राम राउंड 2 शुरू हो चुका है और मेरी पाकिस्तान भर में जो पुलिस एहलकार हमें देख रहे हैं, मेरी उनसे आज एक इल्तिमास है। मैं आज आप लोगों को डायरेक्टली एड्रेस करके एक बात करना चाह रहा हूं और ये बात मैं सिर्फ जाती नोयत में नहीं कह रहा, जाती नोयत में नहीं है ये बात, मदिया मुझे डोर्स कर रही हैं इस बात पे। अभी मैंने बताया नहीं मैं क्या मुझे एग्जैक्टली पता है, वो जो आपने वो लाल दुपट्टे वाली खातून को देखने के बाद आपके दिल में एक ख्याल आया जो वो आपने करना है। नहीं, वो तो एग्जैक्टली वो तो एक बात है जो भी आपने हेडलाइन में सुनी, लेकिन जो आज आपको बाइकर हजरात सलेंसर निकाल के हाथ में डबल सवारियां और वो तूतियां उन्होंने पकड़ी होती हैं और बाजे पकड़े हुए होते हैं और वो खुशियां मना रहे होते हैं, आज आपने उनको पकड़े और उनको वो सबक सिखाए। आने हाथों लेना है, आनी हाथों से, आमनी हाथों, चिमटे वाला आनी हाथ नहीं, पक्का मतलब आयरन फिस्ट ऑफ द लॉ, वो उसके साथ जो है ना आपने उनको पकड़ना है। और ये लोग जो सड़कों पे पता नहीं किस बात की खुशी मनाएंगे आज रात निकल के और वन व्हीलिंग करेंगे और वो बाइक पे लेट के निकलेंगे और फिर हम कल खबरें सुना रहे होंगे कि जी इतने हादसा हो गए, ये हो गए। आज पुलिस वालों मेरी आपसे इल्तिमास है दस्त बस्ता कि आज मीट दीज गाइज विद एन आयरन फिस्ट। हाँ बिल्कुल, आज जरा इनका फेंटा चढ़ा दिया जाए। और साथ में अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका आज रात प्लान है हवाई फायरिंग करने का, तो खुदारा पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें। आपके आसपास आप लोगों को जानते हैं जो कि ऐसी बेहुदा किस्म की हरकत कर रहे हो
तो प्लीज आप पुलिस को स्पेसिफिकली सवाल से शिकायत लगाइए, क्योंकि शफात ये जो गोली हम जो अंधी चलाते हैं ये जब ऊपर जाती हैं वापस भी आती हैं, ये वापस भी आती हैं। जब आती है तो उन लोगों से पूछे जिनके इनकी वजह से नुकसान हुए हुए हैं। सो खुदारा मुझे ये समझ में आती है शफात, हवाई फायरिंग से मतलब किस किस्म की खुशी है? जो खातून भी मर्दान में सिंगर जो हवाई फायरिंग कर रही थी नई गाड़ी खरीदने की खुशी में, क्या होता है? मतलब नहीं समझ आती मुझे इससे क्या रूहानी तस्कीन हासिल होती है। अलबत्ता वो लोग जो वो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ अपनी टेरेस पे खड़े होके कोई एक झंडी लहरा के या लाइट जला के कर रहे होते हैं, वो खतरे में आ जाते हैं, उनके बच्चे खतरे में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरा है। खैर जनाब, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। नए साल का आगाज़ इंशाल्लाह होने जा रहा है कुछ घंटों बाद, उसके बारे में बात करेंगे। पुराने साल को अलविदा भी कहना है, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं बाखबर सवेरा 2020 का आखिरी एपिसोड, उसके राउंड 2 की टॉप स्टोरीज पर। नया साल खुशी से मनाएं, लेकिन सब्जी और फल जरूर खाएं, सेहतमंद रहें, बीमारियों से बचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2021 को फलों और सब्जियों का साल करार दे दिया। तो जनाब 2020 जो है वो बिल्कुल जो है उसका सूरज तो तुलू हो गया आखिरी, और अब ये कुछ देर में तो गुरूब भी हो जाएगा इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि खैर से गुरूब होगा। बिल्कुल शफात, और इस साल को हमने अच्छे तरीके से अलविदा कहना है और नए आने वाले साल को खुशामदीद कहना है। और वो तमाम लोग मदिया, यहाँ पे मैं उन तमाम लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि जिन्होंने पिछले साल एक स्टेटस बड़ा वायरल हुआ था और इंतहाई फिकी जुगत थी, लेकिन लोगों ने कहा 2020 है इसलिए अगला साल छोटा होगा, हा हा हा। तो उन तमाम लोगों को कहना चाहिए कि मतलब लाम एन नून ते एक लफ्ज़ होता है, मैं कहना नहीं चाहता वो उस जुगत पे इतनी हैवी आई है वो, मतलब वो पूरा ये साल कट ही नहीं रहा था, लोग दुआएं मांग रहे थे या अल्लाह रहम करे। बाकी शबाद मतलब दुआएं मानी, मतलब एक एक दिन में गिन रही थी, आज 5 दिन रह गए हैं, आज 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए। फाइनली जनाब बस कुछ ही घंटों का मेहमान है ये आज का दिन, इसको अच्छे तरीके से बाय बोलिएगा। और आने वाले साल को हम आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2021 को फलों और सब्जियों का साल करार दिया है। माहिरीन ये कह रहे हैं जनाब कि हर इंसान को डेली बेसिस पर कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां खानी चाहिए, ताकि जो मूजी बीमारियों से वो महफूज रह सके, क्योंकि हमने देखा कि 2020 में सेहत को लेके क्या क्या बीमारियां आई हैं। तो मुदाफ़त तो हमने अपनी स्ट्रॉन्ग करनी, जिसके लिए हमें फलों और सब्जियों का खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शफात मसला ये भी है कि इतनी महंगाई हो गई है, सस्ता फल और सब्जियां कौन सी होंगी? वो जो आंटियां देख रही है ना हमें घर में, मैं यही कहने लगा था, जो आंटियां में देख रही है घर में, कहीं बेटा फल और सब्जियां 400 ग्राम रोजाना को 2 करोड़ रुपए तनख्वाह भी कमा के लाओ फिर सालाना। मदिया तो आप साढ़े घर लेके आ, मतलब क्या ये क्या बात थी? तुम मतलब फलों और सब्जियों का मशवरा दे रही हो, आप खा दी आंटी ने मुझे भी पूछ रही है। ये भी, लेकिन बहरहाल जी वो सब्जियां जरूरी नहीं है ना कि आप न्यूजीलैंड से इंपोर्टेड सेब खाएं, आपके पास एक वो बाहर जाएं रेडी पे, वो 40 रुपए, वो भी सस्ता मिला न्यूजीलैंड वो वाला भी तो। अब अभी दोबारा महंगा हुआ है बीच में, लेकिन वो अब जो है वो आपके पास सस्ता सेब भी अवेलेबल है और ऐसी चीज़ें भी अवेलेबल हैं जो कि सस्ती हैं, आपकी दस्तरस में, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ जनाब माहिर ग़िज़ाइयात नदा जावेद साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करने। अस्सलाम वालेकुम। आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और हम देख रहे थे, आप इंजॉय भी कर रही थी, तो अब ये बताइएगा कि ये जो सब्जियाँ इस्तेमाल करने का अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जी अगला साल होना चाहिए, वो घरों में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं यार ये बाबे भी बैठे होते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, प्लान बनाए थे अगला साल सब्जियां और फलों का साल है, वो अब किधर से लाएं सब्जियां फल? तो क्या किया जा सकता है कि सब्जियां फल वैसे हमारी लाइफ रूटीन का हिस्सा बने? अच्छा, एक्चुअली मसला ये कि हम जो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, जो हमारे पास गाइडलाइंस आ रही होती हैं वो सारी डेवलप कंट्रीज़ की आ रही होती हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा मसला और अलमिया यही है हमारे साथ कि हमें देखना पड़ रहा होता है कि हम बीच में कहाँ आएँ जहाँ पर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर सकें और अपने आवाम तक वो चीज़ें पहुँचा सकें जो एक्सेसिबल हो। अब जिस तरह से आपने अभी फ्रूट्स की आप लोग बात करना शुरू हुए थे कि जो इम्पोर्टेड फ्रूट्स हैं दिखाने को अगर आप देखें तो टीवी पे उस पर आप जो है कीवी भी देख रहे होंगे और ऐसे ब्रोकली के ऊपर बने हुए खाने भी देख रहे होते हैं हम अक्सर और बेशतर, लेकिन हम अपने वो सानने की फली जिसको आप जो है ड्रम स्टिक्स बोलते हैं, लेडी फिंगर, जिसका आप पका के खाते हैं आराम से, मोरिंगा जिसको आप बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फल और वो सब्जियां हम छोड़ देते हैं पीछे, क्योंकि वो हमारे दादाओं ने और नानाओं ने खाए हुए थे। बट अब हमें जो है ना वो नाम से हर चीज़ें ब्रांडेड अच्छी लग रही है, एवोकाडोस जैसे हैं, बिल्कुल, जबकि हमारे पास वो सब्जियां बहुत आसानी से मिल सकती हैं हमारे अपने, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री से हम बिलोंग करते हैं, हम उनको उगा सकते हैं आराम से और उनमें वो चीज़ें हमें अफादियत दे सकती हैं जो कि आप इम्पोर्टेड फूड लेने। लास्ट संडे एक स्टोर पे गया तो मेरा बेटा मेरे साथ था
उसने कहा बाबा एवोकाडो, मैंने कहा हाँ यार श्योर बेटा उठा लो। एक एवोकाडो प्लास्टिक में बड़ा खूबसूरत पैक होके लगा हुआ था, मैंने उसकी कीमत देखी 650 रुपए का एक एवोकाडो। एवोकाडो ने कहा टच मी नॉट, 650 रुपए का। तो वाकई मुझे खान साहब की बात समझ में आई, कह रहे हैं कि एवोकाडो उगाया करो और कोई पैसे कमा लिया करो, मुझे बात किचन गार्डनिंग। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में और बहुत सारे दूसरे एनजीओ के साथ मिलकर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि किचन गार्डनिंग जो पहले के ज़माने में करते थे ना कि हम अपने घर की सब्जी उगा के खा सकते हैं, वो चीज़ अगर हम थोड़े से स्केल पे भी, अगर स्मॉल स्केल पे अगर फार्मर्स को अगर हम थोड़ी सी इसमें इनिशिएटिव्स दें या सिखाया जाए घर की ख़वातीन को, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव वो है। आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन मुझे निता ये बताइएगा, अभी हमारे पास करंट ऑप्शंस में हम ऐसी कौन सी चीज़ खा सकते हैं जो कि हमारी पॉकेट पे भारी भी ना हो, सस्ती भी हो, लेकिन जो उसकी ग़िज़ाई वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो? सिंघाड़े और शकरकंदी के अलावा। अच्छा, क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल है। वो तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। हम उनको शायद बेचारे रेडी पे मिलने वाले हर जगह मिल रहे हैं, उससे हम उसको ना इंपॉर्टेंस वाकई में बिल्कुल। ये इसके अंदर जो आपके पास ये सिंघाड़े जो हम कह रहे हैं, दे आर वेरी गुड इन कैल्शियम। हम दूध अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस तरह से मैंने अभी आपको ये सहनी की फली या सजने की फली की बात की थी, ये हमें वो फंक्शनल फूड प्रोवाइड कर रहे हैं या वो कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आप एक बेचारे गरीब आदमी के लिए जब वो दूध और गोश्त और मुर्गी मछली अफोर्ड नहीं कर सक रहा, तो उसकी डाइट में मिक्स करके उसको दिया जा सकता है। आपने सवांजने की फली की बात की, हम मतलब कभी लिफ्ट ही नहीं कराई थी जी बिल्कुल, जब तक ये ब्रांड में ना पैक होके नहीं आनी शुरू हुई। ऐसा ही है, जैसे सना मक्की से बात, मतलब कितनी मिलती थी, वो कोरोना आया तो बस लोगों ने कहा फैला दी कि सना मक्की से जो आप कोरोना से निजात हासिल कर सकते हैं, वो बेसिकली एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से। मैं वाकई सना मक्की समझ रहा था कोई लेबनीज डांसर है मतलब मुझे वाकई ऐसा लग रहा था, नाम इतना अजीब सा था। बट एनीवे, फलों के ऊपर वापस आते हैं। सब्जियां तो चले किसी हद तक हम कंज्यूम करते हैं, हमारी रूटीन का भी हिस्सा, हम पकाते भी रहते हैं, लेकिन फलों के हवाले से हम कहीं कतरा जाते हैं, लोग नहीं खरीदते। उनको लगता है ये एक एडिशनल एक्सपेंस है, ये एक लग्जरी है। इस रुझान को चेंज करने की जरूरत है कि लोगों को कहा जाए कि जी आप सब्जियां जो है वो अपनी डाइट का एक हिस्सा रखें या 2 हिस्से रखें और एक हिस्सा आप फलों का रखें, इसको कैसे एंडोर्स करें? अच्छा, हम इस तरह से कहते हैं कि जो सीज़न के फ्रूट्स होते हैं ना, हमें चाहिए कि हम वो एंजॉय करें, ना कि हम किसी एक फ्रूट को लेके पूरा साल चलाते रहें। मतलब मिसाल के तौर पे हमें जो सीज़न का फ्रूट मिलता है, आप लोगों ने सुना भी होगा फलों में, अगर स्पेशली अभी जितना विंटर सीजन है सारा सिट्रस फ्रूट मिलता है। देयर इज रीज़न बिहाइंड कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे आपको विटामिन सी इनरिच फ्रूट्स दे दिए हैं। आपकी जो है ना कुव्वत मदाफ़ियत वैसे ही इस टाइम पे होता है कि सीजनल फ्लूज और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइटेंड होती हैं, तो आप हर फ्रूट जो अभी अवेल करेंगे उसमें विटामिन सी आपको कुदरती तौर पर ज़्यादा मिल रहा होता है, प्लस वाटर कंटेंट बहुत होता है। हम सर्दियों में पानी नहीं पीते, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उस चीज़ को कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और इससे आगे हम चले जाए, विंटर से आगे चले जाए, तो फिर हमें कौन फिर हमें जो समर में मिलता है आम मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कोई यहाँ से कॉमन तरबूज मिलता है जो कि एनर्जी डेंस या हम कहते हैं ना, जिसमें बहुत अच्छी तरह से आपको कैलोरीज मिल रही होती है जो कि आपको फाइबर के साथ कॉम्पनसेट कर रही होती है। कौन सी सब्जी ऐसी जो हमारी पानी की किल्लत को ख़त्म कर सकती है खीरा, बॉडी में? खीरा, अगर आप एक सादा, एक बहुत ही आम आदमी के लिए अगर एक्सेस करने की बात करें तो खीरे का इस्तेमाल हो सकता है जो कि बहुत अच्छा है। बाकी अगर टमाटर, जो कि हमारे पास प्राइस की बात हो रही थी, जब वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली टमाटर काफ़ी महंगे लग रहे होते हैं, लेकिन टमाटर का इस्तेमाल हो गया, हरी मिर्चों का इस्तेमाल हो गया, ये हमारे खाने में आम तौर पे सालन हो गए या ऐसी चीज़ों में। ये मुझे बात बताएं, ये फ्रूट की दुकानों पे गडेरियां क्यों पड़ी हुई होती हैं? तो इसकी क्या तुक है? ये शुगर केन है ना, हमारा ऐसा नेचुरली मतलब सब्जी है, फल है, कहाँ शुमार करें? ये तो खैर हमारा फ्रूट में आता है ना, फ्रूट में आता है। मतलब कितने फुट आपने फ्रूट खाया, कितने गज? नहीं, इसको आप बेसिकली शुगर केन कैलोरीज और इंटेक्स इसकी जरूरी है, लोग नहीं खरीदते, लोग कहते हैं। आई थिंक मैंने कहा ना, जो फ्रूट है उसकी वेरिएशन रखना, मॉडरेशन इज द की। आपके पास मॉडरेशन इज द की, मॉडरेशन रखना जरूरी है। और खवातीन ज़रा बेसिक चीज़, ये ज़रा इन लाइटर मोड आपको कहने का मकसद ये है कि अपनी डाइट जो आप रखेंगे इस सीज़न में, ख़ासतौर पर सर्दियों में, ये आपको गर्मियों में काम आएगी, क्योंकि गर्मियों में आपने अपनी वो जो ये इस वक्त जो आप मुदाफ़त बढ़ा रहे हैं, ये आपको आगे तक काम आएगी। ये अपनी मुदाफ़त को आपने इम्प्रूव करना है, और ये एक लाइफ स्टाइल है। मुदाफ़त ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन कैल्शियम की गोली खा ली, अगले दिन आपको फ्लू नहीं होगा। ये एक लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को आप अचीव करेंगे, लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे तो आप हेल्थी रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। निदा हमारे साथ मौजूद है। जैसे बात की तो हमें बेसिकली इन्वेस्ट करना है। जैसे अगर हम 4-5 पैसे इकट्ठे कर लेते तो उसके लिए हम फ़ौरन उसको लॉकर में रखवाते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए 100 चीज़ें उसके लिए करते हैं। तो सेहत से बड़ी तो नेमत कोई है नहीं, इससे बड़ी और कोई दौलत नहीं है। सो कोशिश करें कि जो इन्वेस्ट करना है वो अपनी सेहत पे करें, अच्छी खुराक खाएं, चलते फिरते रहें, और दांत, जैसे आज हमने बात की ना, दांत भी ज़रूर ब्रश कीजिएगा, क्योंकि अगर गम्स पे ब्लीडिंग शुरू होगी ना तो जितने मर्जी फल फ्रूट खा लें, सब्जी खा लें, उसने पेट में जाके ना खड़पैंच मचा देनी है। बिल्कुल ऐसा है। और गंडेरी को ईजी ना लें, गंडेरी, सिंघाड़े
اور پھلیاں، یہ سب چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ صحت کے لیے بڑی ضروری ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے جو پنڈی والے بھائی ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یار سردی ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ کا کیا پلان ہے؟ تو جو یوزلی جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ڈرائیو پہ نکل جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے بعض بوائز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پچی دی مونگ پھلی تے پچے دے سنگاڑے تے پچی دی ریوڑی، وہ پھڑ کے رضائی لیٹی کے مطلب 100 روپے میں کام تمام، 75 روپے میں کام، 75 ہاں ٹھیک ہے، 75 روپے میں کام تمام، اور 75 روپے میں لے کے رضائی میں کھائیں. اچھی چیز ہے، ہاں اچھی چیز ہے جی، اٹس ہیلدی روٹین، اس کو اپنائیں. آگے بڑھیں جی. بالکل جی آگے بڑھتے ہیں. اور ذرا اب ہم سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کوئی کمنٹ نہیں دے سکتے کہ وہ جو ہیلدی سیاست ہے یا انہیلدی سیاست ہے، لیکن جیسے بھی سیاست میں داؤ پیش لگ رہے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جناب آپ کی بھی سیاسی بصیرت کو سلام ہے، ویسے مطلب سنگاڑے سے سیدھا سیاست پہ، سین سے سین جوڑا ہے آپ نے، کیا بات ہے. آپ یہ دیکھیں کیونکہ شفاعت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے شو میں ہم سیاست کا کہیں نہ کہیں تڑکا نہ لگائے، کیونکہ اتنی چیزیں ایسی پولیٹیکل چل رہی ہوتی ہیں جن پہ بات کرنا کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ضروری ہے. اور سیاست میں تو شفاعت جسے کہتے ہیں نا کہ جی سب کچھ ممکن ہے. ایوری is fair in love and politics. مطلب وار بھی وار کے ساتھ پالیٹکس بھی کر سکتے ہیں. اور ہم ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جناب بات کرتے ہیں تو ہم نے پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے کہ آج کل موقع بھی ہم نے دیکھا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ حکومت سے سینسس پہ لے کے کافی زیادہ ناراض بھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم چھوڑ بھی دیں گے مطلب کیونکہ ہمارا تو آپ کے ساتھ ہم نے آپ کا اتنا ساتھ دیا تو ہم جب سینسس کے حوالے سے ہماری اتنی جو ریزرویشنز ہے تو آپ ان کو حل کریں. تو پاکستان پیپلز پارٹی سمہاؤ آگے آ گئی ہے اور کل تاج حیدر صاحب نے جا کے ملاقات بھی کی جناب حیدرآباد میں. دانش اور شہوار والی سٹوری ہے خواتین و حضرات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت سے ناراض ہوتی ہے، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے نزدیک آتی ہے اور جا کے جی ان سے ملاقات کرتی ہے. اور اس ملاقات میں ایم کیو ایم کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے مردم شماری، کراچی کی صحیح مردم شماری. ایم کیو ایم کلیم کر رہی ہے کراچی میں 2.5 کروڑ افراد ہیں، مردم شماری کہہ رہی ہے جو کہ اپروو ہو چکی ہے کہ 1 کروڑ 60 لاکھ افراد ہیں. اس سارے معاملے پہ اب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آپس میں نزدیک آئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ایم کیو ایم نے مردم شماری کے حوالے سے اپنی بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا. تو ہمارے پروگرام میں ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ جی اگر وقت پڑا ہم الگ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے جینے اور مرنے کا ان کے لیے یہ ایک بات ایک طرح سے معاملہ ان کے لیے. اچھا حکومت کافی سوال سے متحرک ہے. وفاقی وزیر اسد عمر جو ہیں وہ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اور اسد عمر یہ کہتے ہیں کہ یقینی بنانا ہے کہ اگلی مردم شماری درست اعداد و شمار پر مبنی اور حقیقی آبادی کے عکاس کے لیے جدید طریقہ کار بھی اپنایا جائے گا. مردم شماری پر سیاسی میدان میں ہم نے دیکھا کہ نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے. مردم شماری کو لے کر حکومت کی اتحادی جماعت، جیسے ہم نے پہلے بات بھی کی کہ ایم کیو ایم پاکستان تو سڑکوں پر آنے اور حکومت سے جانے کا بھی اشارہ دے چکی ہے. کیسے خالد محمود صدیقی نے اس حوالے سے کیسے بات کی ہے، کیا بات کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم اس حکومت میں شامل ہو رہے تو ہم نے اپنا پہلا نقطہ ہی یہ مردم شماری رکھا تھا کہ کیونکہ پچھلی مردم شماری 8 سال دیر سے ہوئی ہے، 2022 میں مردم شماری شروع کرتے ہیں تو پاکستان دوبارہ جو 8 سال ضائع ہوئے تھے وہ پورے کر پائے گا. اس نقطے پہ بھی آپ نے ہمیں انگیج رکھا لیکن کچھ کر کے نہیں دیا. ہمیں وہ جواز بتا دیجئے کہ ہم حکومت میں کیوں شامل ہیں. آپ نے ہم سے کیے ہوئے ایک بھی نقطے پر عمل درآمد نہیں کیا. ہم حکومت میں کیوں ہوں، کابینہ میں کیوں ہوں، یا ایوان میں بھی ہماری بات نہ سنی جائے تو ہمیں بتا دیا جائے کیا ہم ان منتخب ایوانوں سے بھی باہر آ جائیں. کیا سڑکیں ہی واحد راستہ ہے پاکستان میں انصاف حاصل کرنے کے لیے؟ تو جناب جیسے میرے پاس تموں میں آپ نے دیکھا تھا نا کہ جو ہمایوں سعید تھے وہ بظاہر غریب تھے لیکن اسٹاک ایکسچینج جا کے وہ واپس آئے تو وہ امیر ہو چکے تھے. کچھ اسی نوعیت کا معاملہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کا بھی، جو حکومت سمجھ رہی تھی کہ جی یہ تو ہمارے اتحادی ہیں اور ان کو انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کر لیا تھا. تو انہوں نے اپنے سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا اور ان کے پاس پیپلز پارٹی پہنچ گئی ہے. اور فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ جی ان کو وہ آج بھی بتا سکتے ہیں کہ مردم شماری میں کہاں کہاں ڈنڈی ماری گئی ہے. ہم نے 3 اگست 2018 کو معاہدہ کیا، شق اول تحریک انصاف کے ساتھ یہی رکھی جو کہ مردم شماری کے حوالے سے جو پارلیمان کی قراردادیں ہیں ان کو سامنے رکھا جائے. اور وہ یہی کہتی ہیں کہ آڈٹ کریں، آپ یہ شکایات کا ازالہ کریں جہاں جہاں لوگوں کو کم گنا گیا ہے اور اس مسئلے کو ہم اٹھاتے رہیں. ہمارا موقف کوئی ہوا میں نہیں ہے. ہم اسٹیٹسٹکس کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ، فگرز کے ساتھ یہ بتلاتے رہے ہیں اور آج بھی بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں یہاں ڈنڈی ماری گئی ہے. ہم اس کو رد کرتے ہیں. دونوں جماعتوں کو یہ بات منظور نہیں ہے. ہم نے یہی والی بات کی ہے. ہم اپنی پٹیشن جو سپریم کورٹ میں موجود ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا مطالعہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ اگر آپ وہاں پر بھی ہماری آواز میں آواز ملا سکتے ہیں.
इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर इम्तियाज़ शेख साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा में वक्त दिया। आप लोगों का जी कहाँ इजलास होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसके बाद हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी जब बाहर आते तो उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के इत्तेहादियों से भी बातचीत करेंगे, और ऐसा टाइम जबकि हुकूमत के इत्तेहादी ऑलरेडी हुकूमत से नाराज भी हों। मुलाकात भी आप लोगों ने कल जाके कर ली सेंसस के हवाले से। कितने पुरुमीद आप दिखाई दे रहे हैं कि ये चीज़ हो जाएगी, और साथ में ये जो एकदम मुलाकात और एकदम मोहब्बत बढ़ी है, इसकी कहीं ना कहीं कड़ी लॉन्ग मार्च से तो नहीं मिलती? देखिए, लॉन्ग मार्च एक पीडीएम का एक अपना जो एक्शन प्लान है उसका एक हिस्सा है। उसमें जो भी जमातें पीडीएम में शामिल हैं उन्होंने अपना एक लायामल बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया है, और बहुत सी बातें उसकी पब्लिक हुई हैं, बहुत सी बातें उसकी पब्लिक नहीं हुई हैं। तो उस सिलसिले में डेफिनेटली हक भी पहुंचता है हर पार्टी को पीडीएम की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजर पार्टी है पीडीएम में। तो अगर किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से बात करती है तो उसमें कोई मतलब कोई गलत बात तो नहीं है, मतलब उसका हक बनता है, बात कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपने बात की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, तो वो मतलब एक गैर फितरी इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ के साथ उनका एक उस वक्त रब्ता है, और मतलब मैं समझता हूँ जो किसी वक्त भी टूट सकता है। और कुछ दिन पहले उनके सरबराह ने अपना खुद इसका इजहार किया था कि हम शायद अलग भी हो जाएं, और मतलब इसी सेंसस के हवाले से जो जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ है, और उन्होंने भी एतराज़ किया था। ये तो आप हुकूमत की बात कर रहे हैं कि वो किसी भी वक्त टूट सकता है, वो पीडीएम का भी मसला बना हुआ है। वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले में पीछे हटेगी तो हम भी जरा पॉलिसी पे गौर करेंगे। तो जरा उस वाले से भी बात करें, उसका क्या मामला, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, इस्तीफ़ाओं के मामले पे मैं ये थोड़ी वजाहत कर दूं। कल जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी वाज़ेह थी। उन्होंने सबसे पहले उन फैसलों की तौसीक की जो कि पीडीएम ने लिए थे। उसमें इस्तीफ़ाओं का मसला भी था, लॉन्ग मार्च का मसला भी था, और लेकिन उसके साथ क्योंकि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसकी सीईसी की मीटिंग है, लाजमी उसके मेंबरों ने मुख्तलिफ अपनी राय दी, और मतलब हर किसी का अपना एक वो पार्टी के उसमें डिस्कशंस होती हैं। कुछ ने कहा कि इस्तीफ़ा नहीं देने चाहिए, कुछ ने सपोर्ट की होगी। तो मैं समझता हूँ कि फिर जो उन्होंने यही कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही बयान था कि हम समझते हैं कि मतलब अगर हम मिलकर मुकाबला करें तो बहुत अच्छी कामयाबी होगी। और वैसे भी एज ए एमपीए भी मैं कहूँ अगर पार्टी को अगर मशवरा मुझसे मांगेगी, और मुख्तलिफ उसमें हम डिस्कशन करते रहते हैं, तो उसमें यही है कि अगर मैदान खुला छोड़ दिया गया पीटीआई के लिए तो मतलब फिर तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा, और मतलब वो अक्सरियत में 2/3 अक्सरियत में आ जाएंगे। इसलिए उनका मुकाबला होना चाहिए। लेकिन फिर भी फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हमारी सरबराह हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो करेंगे। हमने अपने सब इस्तीफ़ा उनको जमा कर दिए हैं। 2 दिन के नोटिस पे सब इस्तीफ़ा उनके पास पहुँच गए। टाइम 4 दिन का था, लेकिन 2 दिन में सब ने वहाँ पहुँचा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि जी ये मिलकर मुकाबला होगा, और अगर पीटीआई को अगर खुला मैदान दे दिया तो फिर तो आगे उनके पास मैदान साफ हो जाएगा। इस्माइल साहब ने तो एक बोला था ना कि इस्तीफे देने मकसद नहीं है, मकसद ये कि हमने इस्तीफा लेना है। और कल वैसे मैं सुन रही थी कल अर्शद शरीफ साहब के शो में चंद साहब को, तो चंद साहब भी कह रहे थे कि बड़ा अच्छा कदम लिया, और बिलावल भुट्टो साहब ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए, बात तो बड़ी सही है। कोई गैर आईनी रास्ता भी नहीं होना चाहिए, तो ये बात भी सही है। लेकिन आप ये देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इन हाउस चेंज के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। इसका मतलब है उन्होंने अपना वो ऑप्शन भी खोला हुआ है, वो कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। मैंने क्या बोला था, सियासत में कुछ भी मुमकिन है। हाँ, लेकिन सियासत में बहरहाल मेरे ख्याल में पीडीएम की सियासत में पीपल्स पार्टी लीड पे है, और उन्होंने बाकी सबको पीछे छोड़ा हुआ है। इस बात को ऑब्वियसली, और उन्होंने बाकियों को भी जरूर जो है ना कंटेन करके रखा हुआ है। JUI, ANP और नून लीग को अगर कंपेयर किया जाए, ये फैसला तो जी आने वाला वक्त करेगा कि किसकी सियासत अच्छी है, किसके डिसीजंस पॉजिटिव हैं। लेकिन एक फैसला ले लिया गया है, वो ये कि अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ये जो बात कह गई ना आप, ये जुमला गुफ्तगू तमाम हो गई, गल बद गई है। बस छोटी सी ब्रेक लेते। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं, और इस ब्रेक में मेरा नाम चेंज हो गया है, अब मैं मुस्तनसर हूँ। ठीक है भाई, और अब आपको पता है जब मैं मुस्तनसर हो जाता हूँ तो मेरे साथ हादिया हाशमी होती हैं, और हादिया जो है वो वैसे तो जब इन हुई थी बोल हु से
بول ہو ایک گانا آیا جناب لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا تک ہے, مطلب ایک بندے کا نام مستنصر ہو گیا, مستنصر کے ساتھ ہادیہ ہوگی, لوگ کہیں گے کون ویٹ اینڈ واچ. میں نے کہا چپ کر کے پروگرام دیکھیں اپنا, یہ ہمارا پروگرام ہے, چپ کر کے دیکھیں, آگے سوال نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ وہ آج صبح عمیر بتا رہے تھے نا کہ دو دیکھا خواتین چپ کریں, ویٹ اینڈ واچ کیا ہونے والا ہے. تو ہادیہ اب مجھے بتائیں, یہ جو اگلا آپ کا ویڈیو آنے والا ہے حدیقہ جی کے ساتھ, تو کیا پلاننگ ہے, کیا ہونے والا ہے اس میں, کیا گا دیا آپ نے ایسا؟ یہ تو جب آئے گا تب آپ سب کو پتہ چلے گا. اچھا جی, اس پہ ہم ذرا ہادیہ سے بات نکلواتے ہیں. نہیں بتاؤں گی میں نہیں ہادیہ, ابھی میں آپ سے نکلواؤں گی, لیکن وہ بہت سارے لوگ جو میں دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو ایک بار پھر سے ذرا ہادیہ کی جو پرفارمنس تھی, جسے ہادیہ آئیں اور ہادیہ نے گایا اور ہادیہ چھا گئیں, بول ہوں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بالکل چپ ہو گئی. میں تو بول ہوں کیا, میری تو ہی بھی نہیں نکل رہی ماشاءاللہ سے آپ کی آواز سن کے. ہادیہ بچے, ہم آپ سے بڑی مزے کی باتیں کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں چاہتی ہوں بچے کہ آج کیونکہ سال کا آخری دن ہے, تو کوئی ایسا گانا جو کہ بہترین اور آپ تمام تو لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں, پہلے تو وہ سنا دیں. تو میں آپ کو ایک میڈم کا ترانہ سناتی ہوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں. ہادیہ اللہ سلامت رکھے بیٹا, آپ کو کیا زبردست آپ نے آواز پائی ہے. مطلب آپ کی ایج کے حساب سے میں وہی بات کر رہا تھا کہ انٹرو میں آپ کو جنگلز گانے چاہیے. 1 منٹ میں آئے گاڑی, 1 منٹ میں جائے, 1 منٹ میں دیکھو کتنی آلودگی پھیلائے. مطلب ہمارے بچپن میں آپ کی ایج میں بچے ایسے گانے گاتے تھے. آپ میڈم جی اور عابدہ جی گا رہی ہوتی ہیں, تو کیوں ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یار یہ آپ کو یہ بڑے بڑے سنگرز کو پکڑنا چاہیے اور ان کے گانے گانے چاہیے؟ پتہ نہیں, مجھے شوق آ جاتا ہے ایک دم سے کہ میں ان کو کیوں نہ کہوں. مطلب کہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں کوشش تو ضرور کروں نا ان کی طرح گانے کی. بالکل صحیح, کوشش تو کروں. ہاں کوشش تو کروں. تو پھر عابدہ جی کو پھر ہم سنتے ہیں, کوشش ضرور کر سکتی ہوں. بس ٹھیک ہے, پھر عابدہ جی کو بھی سنتے ہیں پھر. جی ریڈی. ہادیہ بہت عمدہ بیٹا, بہت زبردست. تعریف کی میرے خیال میں ہمارا بنتا نہیں ہے. اور آپ کے ٹیچر جو ہیں ضیاء الحق, وہ بھی تعریف کے مستحق ہیں, آپ بھی تعریف کے مستحق ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی آواز آج کل بدل رہی ہے, کچھ چینج ہو رہی ہے آواز آج کل, کچھ گلا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آ رہا ہے, کچھ ہے ایسا نہیں ہے؟ نہیں. اچھا چلو ہادیہ ویسے مجھے بتاؤ, ابھی آپ حدیقہ کیانی کی جو نئی البم ہے اس میں کام کر رہی ہو ساتھ میں, سو ذرا بتائیں تو صحیح کہ حدیقہ کیانی اور آپ کی ملاقات کیسی ہوئی, اور کب سوچا جی کہ ان کی ایک البم آ رہی ہے, ان کی ویڈیو آ رہی ہے جس میں آپ بھی ہوں گی, یہ تو بتائیں ہمیں. سب سے پہلے تو میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے لکس اسٹائل ایوارڈ ون کیا میں نے, اور اب وہ کل مطلب کہ آج رہے گا, آج آئے گا وہ ٹی وی شو پر, اور اسی کے اندر مطلب کہ اس کا نام تھا یا الہی, جو میں نے سانگ کیا ہے سب کے ساتھ. تو وہ آج آئے گا, تو آپ لوگ اس کو ضرور سنیے گا. اور جس کا آپ جیسے کہہ رہے کہ میم حدیقہ کیانی کا, تو وہ بہت اچھی ہیں, اور وہ میرے سے بہت زیادہ پیار کر رہی تھی, اور انہوں نے میرے سے بہت زیادہ کھیلا تھا. اوکے. اور آذان سمیع خان بھائی, ان کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھا رہا, انہوں نے ریکارڈنگ بھی بہت زیادہ اچھی کی تھی. That's incredible. اور عادیہ ہم امید کرتے ہیں جب ایک دفعہ یہ کووڈ ذرا ختم ہو جائے گا نا, تو پھر آپ کے بڑے بڑے کانسرٹس ہوں گے اور ہزاروں کا مجمع ہوگا جو آپ کو سننے کو بےتاب ہوگا, اور ہم سٹیج پہ 2 گھنٹے سکون سے بیٹھ کے آپ کو سنیں گے, اور انشاءاللہ وہ کانسرٹس عنقریب ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. ہادیہ ہاشمی خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک ٹیلنٹ کا پاور ہاؤس ہے لیکن چھوٹے پیک میں, ساشے پیک میں دستیاب ہے ناظرین یہ ٹیلنٹ کا پاور ہاؤس. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور سال کے آخری دن میں ان پاکستانیوں کو سلام پیش کریں گے جو کہ تحقیق کے میدان میں بھی باقی دنیا سے اگر کمپیئر کیا جائے تو کافی آگے ہیں. اوکاڑا سے جناب تعلق رکھنے والے 2 پاکستانی بہن بھائیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ریسرچ کے حوالے سے دنیا کی نمبر 1 امریکن یونیورسٹی MIT کے طرف سے منعقدہ مقابلے میں یہ جج بنے, جس کو ڈیلیورڈ پرائز کہتے ہیں. اور سماویہ رضوان اور جہاں زیب خان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس مقابلے میں آپ کو بتائیں کہ 135 ممالک کے ریسرچرز نے حصہ لیا تھا. جی جناب, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود جہاں زیب خان اور سماویہ رضوان, ان دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا جی, آپ لوگوں کو بڑا مبارک ہو, بڑا آنر ہے آپ لوگوں نے اچیو کیا ہے. اتنے بڑے کانٹیسٹ میں آپ لوگ ججز کے پینل میں تھے, تو یہ ذرا بتائیے گا کیسے ممکن ہوا, اور یہ
جو پرائز ہے, دی ایلیویٹ پرائز, یہ ہے کیا؟ سماویہ. جی چلیں سماویہ آپ بتائیے ایلیویٹ پرائز تھا کیا؟ جی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا. جی MIT بیسیکلی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی ہے, تو انہوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا تھا MIT سالو, جو کہ ریسرچرز کو, تاکہ وہ اپنے کو انوویٹیو آئیڈیاز جو ہیں وہ لے کے آگے آئیں اور جو ہماری کمیونٹی کے لیے, ہماری دنیا کے لیے ایک کارآمد چیز ہے وہ ثابت ہو. تو بیسیکلی ایلیویٹ پرائز چیلنج 2020 ان کا ایک کمپٹیشن تھا ایٹ اے گلوبل لیول, جس میں 135 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا. ڈفرینٹ ریسرچرز تھے اس میں, ڈفرینٹ سوشل انٹرپرینیورز تھے, تاکہ وہ ایک بیسٹ انوویٹیو آئیڈیا سلیکٹ کر سکیں جو ہماری کمیونٹی کو سرو کر سکے. تو یہ بیسیکلی ہمارا جو اس میں ٹاسک تھا ایز اے جج, وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو ان کی سلیکشن کرنی تھی, ان پروجیکٹس کی, ان ریسرچ پروجیکٹس کی, تاکہ ایک بیسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ریسرچ پروجیکٹ آئے اور وہ دنیا کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو. تو اس کے لیے ہمیں ویسے تو کافی زیادہ جو چیزیں وہ تو خود پڑھنا پڑی تھی, کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بایو انفارمیٹکس تھا, اور جو میرے پاس پروجیکٹس آئے تھے وہ ڈائیورس تھے, لائک وہ ڈفرینٹ ایروسپیس سے ریلیٹڈ بھی تھے, ہماری میٹرنٹی اینڈ نیو بورن ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھے, پینڈیمک سے ریلیٹڈ تھے, ایروسپیس سے ریلیٹڈ, ٹیکنالوجی اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ. تو ان سب کے لیے مجھے جو ہے نا وہ پہلے خود بھی کافی ان کی چیزیں جو تھی وہ پڑھنا پڑی. جیسے ہم لوگ جیسے ریسرچرز ہیں تو ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں لٹریچر, تو اس کے لیے مجھے لٹریچر ریویو کرنا پڑا, اور وہ ہنڈریڈز آف لٹریچر جو بیسیکلی میں نے ریویو کیے, تاکہ میں ہر طرح سے ان بائسڈ رہ کے ایک بیسٹ پروجیکٹ کا انتخاب کر یہ تو سماویہ جہانزیب اٹسیلف ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, کیونکہ جب آپ کو کوئی چیز جج کرنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک جج کے پاس بہت زیادہ نالج ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ بتا بھی رہے ہیں کہ کافی زیادہ لٹریچر آپ کو آلریڈی پڑھنا پڑا. جہانزیب, کتنا مشکل ٹاسک تھا اور آپ لوگوں نے کتنے کم عرصے میں اس کی تیاری کی؟ جی دیکھیں, یہ جو پروجیکٹس تھے وہ کافی ڈائیورس نیچر کے تھے, جس میں کارپوریٹ جائنٹس بھی تھے, انہوں نے اپنے پروجیکٹس دیے ہوئے تھے, اپنے ان کے آئیڈیاز تھے, سوشل انٹرپرینورس تھے, اس میں ریسرچرس تھے جو ایکڈیمک ریسرچرس تھے. تو MIT نے جو ججز سلیکٹ کیے تھے وہ بڑے ڈائیورس بیک گراؤنڈس کے تھے. جس طرح میری سسٹر ہیں, یہ ایکڈیمک ریسرچر ہیں, تو ان کے لیے وہ ایک اس اینگل سے دیکھنا آسان تھا. That's incredible. اچھا, میساچوسیٹس میں انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, میں نے گریجویشن 2018 میں کی تھی. اس کے بعد جی پلیز کنٹینیو. اور اس کے بعد میں ایک I'm working as a consultant with a couple of companies and I'm working in their people department, we call HR department. Okay. تو میں بھی ایک بڑے ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے میرا ہے تعلق, کافی ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ میں نے کام کیا ہوا ہے. تو میرے لیے اتنا مشکل تھا اور میرے لیے ایک طرح سے تھوڑا آسان بھی تھا, کیونکہ میں نے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کیا ہوا ہے, ڈفرینٹ لوگوں کو میں ہائر کرتا ہوں, ڈفرینٹ لوگوں کو میں کنسلٹینسی پرووائڈ کرتا ہوں. پہلے میں نے ریسرچ خود بھی کی ان ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر, لٹریچر ریویو جیسے سماویہ نے بتایا ہمیں پڑھنا پڑتا تھا. اس کے بعد ہم نے 3-4 پوائنٹس پہ دیکھا ان کا سوشل امپیکٹ. مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کی جو سلیکشن ہوئی, جہانزیب آپ کی اور سماویہ کی, دونوں سے ہی سوال ہوگا, آپ دونوں میں سے جو چاہے اس کا جواب دے دے. یوزلی جب آتا ہے نا کہ جی اتنا بڑا پرائز ہے, دی ایلیویٹ پرائز, میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, بندے کو ذہن میں آتا ہے اس کا جج کوئی بابا ہوگا جس نے کوئی 41 سال کا اس کا تجربہ ہوگا اور 3000 اس نے کتابیں لکھی ہوئی ہوں گی. آپ ماشاءاللہ دونوں ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, اور آپ لوگوں کو اس مقابلے کی ججمنٹ کے لیے منتخب کر لیا گیا. یہ حادثہ تھا, اتفاق تھا, کیا ہوا؟ جی اس کا میں بھی آنسر دوں گا, سماویہ پھر آپ بھی بتائیے گا. اس میں جو میں نے پہلے ہی بات کی, بڑے ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے. اس میں جو آپ نے کہا بابے بھی تھے, جب ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہمیں ٹریننگ دی گئی تھی کہ آپ نے کیسے کن پوائنٹس پہ ان کو جج کرنا ہے, تو اس میں بابے بھی بیٹھے ہوئے تھے, کافی ان کا ایکسپیرینس لوگ تھے. اس میں ینگسٹرز بھی تھے, کچھ انڈیا کے تھے, کچھ ڈفرینٹ کنٹریز کے تھے. تو اسی طرح ڈائیورس بیک گراؤنڈس کے تھرو جب آپ بندے جو جج کرتے ہو تو آپ بڑے انبائس طریقے سے, بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جج کرتے ہو, ہر ایک کا ایک ویو پوائنٹ مل رہا ہوتا ہے. تو MIT کے لیے وہ زیادہ آسان ہو گیا تھا ان پروجیکٹس کو پھر فائنل اسٹیج پہ لے جانا. پھر ان کو جو پرائز اماؤنٹ تھی وہ $5 million تھی, تو اٹس اے ہیوج پرائز, اٹس اے ہیوج پرائز اماؤنٹ. تو اس کے لیے پھر اتنا آسان نہیں ہوتا, اس لیے ڈائیورس لوگوں کو انہوں نے اس کے لیے جج رکھا تھا. جی That's incredible and such an honor for us, such an honor for you guys, and we are so happy for you. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے جی جہانزیب خان, اور ساتھ ان کی بہن موجود تھی جناب سماویہ رضوان, اور یہ دونوں جناب دنیا کے ایک بہت بڑے پرائز, دی ایلیویٹ پرائز کے ججز کے پینل میں آئے, which is amazing. بالکل چوہتر, ابھی آپ کے پاس کوئی تازہ ترین خبر جی جناب, تازہ ترین خبر شیئر کرتے چلیں جناب کہ عدالت نے خواجہ آصف کو
14 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। एक बार फिर बताते चले कि अदालत का ख्वाजा आसिफ को फैमिली और वकला से मुलाकात कराने का हुक्म, ख्वाजा आसिफ को घर का खाना फराहम करने का भी हुक्म दिया गया है। एक बार फिर बताते चलें कि आमदनी से ज़ायद असासों के केस की समाअत में एहतसाब अदालत के जज जवाद अल एहसन ने केस की समाअत की और उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने अब इस दौरान कहा कि जी वो अदालत से पंजाबी ज़ुबान में बात करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ मौजूद है। जी आबिद, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आई है? जी बिल्कुल जी, ख्वाजा आसिफ को आमदन से ज़ायद असासाजात केस में आज एहतसाब अदालत के एडमन जज जवाद उल हसन की अदालत में पेश किया गया और नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये बताया गया कि उनको जो है वो 81 करोड़ रुपए की ऐसी असासे हैं जिनके ज़राए जो है वो बताने से जो है वो ख्वाजा आसिफ जो है वो लाचार रहे हैं और उन्होंने आज तक उसकी वजाहत नहीं कर सकी। उनका ये कहना था कि बार बार ख्वाजा आसिफ को मौका दिया गया मगर ख्वाजा आसिफ अपने असासों के जो ज़राए थे वो नहीं बता सके। उनकी अहलिया और उनके बेटे के नाम पर भी जो असासे हैं वो भी अभी तक जो है उसकी वजाहत नहीं कर सके। ख्वाजा आसिफ ने अदालत से सजा की वो पंजाबी में बात करना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि इससे पहले इस्लामाबाद में भी वो सब कुछ भुगत चुके हैं, जब वहां कुछ नहीं मिला तो वजीर आजम ने उन्हें लाहौर में लाकर इंक्वायरी में फंसवा दिया और गिरफ्तार करवा दिया। इस मौके पर अदालत से जो नैब प्रोसिक्यूटर की सजा थी 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की, उसे अदालत ने मंजूर करते हुए 14 जनवरी तक ख्वाजा आसिफ को जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। ताहम ख्वाजा आसिफ के वकील ने सजा की कि वो 13 जनवरी को इस केस की समाअत रखी जाए क्योंकि 14 जनवरी को अवेलेबल नहीं है, तो अदालत ने 13 जनवरी तक अब इस केस की समाअत मुलतवी कर दी और ये हुक्म दिया है कि ख्वाजा आसिफ को न सिर्फ मेडिकल की सहूलियात फराहम की जाए, घर का खाना फराहम किया जाए और जो करीबी अजीज हैं जो खूनी रिश्ते रखते हैं उनके साथ उनको भी जो है मुलाकात की इजाजत दी जाए। अदालत ने भी करा दिया कि जमा तफरीक का मामला लगता है, ख्वाजा आसिफ अपने सामने ये तमाम मामला तय करवाएं और तफ्तीश करने के बाद जो है आइंदा समाअत पर उन्हें दोबारा पेश किया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया आबिद खान आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और जनाब इस जो राउंड 2 है इसके आगाज़ में हमने पुलिस से कुछ रिक्वेस्ट की थी और लोगों से, उन पुलिस वालों से कहा था कि भाई आज जो जश्न मनाने वाले लोग हैं, हवाई फायरिंग करने वाले लोग हैं, सलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग करने वाले लोग हैं, इन लोगों को तो आज बड़ी ख़ास खातिर तवाज़ो होनी चाहिए। बिल्कुल जवाद, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जब इन लोगों से पूछा गया कि भाई बात सुने, ये जो आप इतना धूम धड़क्का मचाते हैं, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे वो 14 अगस्त हो, चाहे वो कुछ चांद रात हो, कोई भी ऐसा बड़ा त्यौहार हो, क्या मिलता है आपके दिल को ऐसा कुछ करके? क्या ऐसी चीज़ें हो जाती? तो उन लोगों ने इस क्या जवाब दिए सवाल से आपको सुनवाते हैं। हमारा ये नया साल नहीं है, मुसलमानों का नया साल जब मुहर्रम से शुरू होता है। ये नए साल का जश्न तो अंग्रेज मनाते हैं, हम तो मुसलमान हैं। हम कोई नहीं मनाते, अल्लाह से तौबा ही करते हैं बस। ना आतिशबाजी करनी चाहिए या ना फायरिंग करनी चाहिए। नो एक्चुअली आई एम टोटली अगेंस्ट दिस ट्रेडिशन, दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। ये होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह साइलेंसर निकाल कर लोग बाहर जाते हैं, मोस्टली ये होता है कि हम लोग ज़्यादा न्यू ईयर पे बाहर नहीं निकलते। जो इंसान बाशऊर है ना, वो ये कभी भी नहीं कहता कि मैं जाऊं और फायरिंग करूं, मैं जाऊं और दंगा फसाद करूं, मैं जाऊं और हुल्लड़बाजी करूं। नहीं, ये बचपने की आदतें होती हैं, बच्चे लोग जो हैं वो करते हैं। नया साल मनाना क्या है, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का। अल्लाह ताला तेरा करम है कि तूने खैर वफी से पिछला साल हमारा गुजार दिया। हम तो नहीं मनाते, जिन्होंने मनाना है आपको पता है वो तो एक क्लास ही अलग है। नए साल का जश्न मैं फ्रेंड्स के साथ वन डिश पार्टी वगैरह जैसे हम करते हैं, जैसे ड्रेसेस पहनते हैं, इस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। नए साल का जश्न तो हम इस तरह मनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ पे एक तफरी वाली जगह पे जाते हैं और वहाँ पे एक पार्टी नुमा एक जश्न मनाते हैं इस तरह। अच्छा, आपने रद्द-ए-अमल लोगों का जान लिया कि जब ने जो बाशऊर लोग हैं जब उनसे पूछा कि भाई क्या ये तरीका है नया साल मनाने का, तो हमने देखा कि जो बुजुर्ग उन्होंने बताया कि भाई नया साल क्या मनाना, मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करें और साथ में दुआ करें कि नया साल वाला अच्छा। लेकिन साथ में पता भी चल गया जी कि वन डिश के प्लान भी चल रहे हैं जी आज। वन डिश की पिकनिक स्पॉट के प्लान है, चलो वो ठीक है, वो अच्छी बात है, होना चाहिए। फिजिकली डिस्टेंट हो जाए। हाँ। लेकिन ये जो सिलेंसर निकाल के और वो जो पे वाला जो एक बाजा होता है और वो गाड़ी के अंदर से झंडा निकाल के गाड़ी में ऊंची आवाज में आशिक बनाया जो म्यूजिक लगा होता है। अजीब व गरीब वाहियात, मतलब ना शर्म ना या ना कोई ऐसे। ख्वाजा आसिफ साहब की जुबान है, वो ख्वाजा आसिफ साहब तो खैर भी कोर्ट में खड़े हुए। लेकिन खैर जनाब, नया साल इंसानी तरीके से मनाएं, गैर इंसानी तरीके से ना मनाएं। अगर आपने मनाना भी है तो पहली बात है खुदा का शुक्र करें, बी ख़त्म हो गया और ये बी की जो आ गया है इसके वाले से अल्लाह से खैर मांगे कि ये साल
خیر خیریت سے گزرے اور اس سال کے اختتام پہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ یار شکر ہے سوکھا گزر گیا. بالکل یہی دعا ہے کہ ہمارا اگلا آنے والا سال سوکھا گزرے اور اس سال جو ہم نے سیکھا ہے وہ تمام عمر ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ پاک آنے والا سال آپ کے لیے, ہمارے لیے, ہم تمام تر لوگوں کے لیے برکتوں سے بھرپور رکھے. اپنا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اگلے سال ملیں گے. اللہ حافظ.